प्रोडक्शंस वगैरह निकल जाता था, देन दिस पीजेंट्स वेयर वेरी, देन पीजेंट्स वेयर फ्री, कुछ काम नहीं रहता था उनको। दैट टाइम दे एंगेज इन द वॉर, कि जो रेनी सीजन था उस टाइम पे कोई भी ज्यादा एंगेज नहीं रहते थे। लेकिन जैसे वो रेनी सीजन खत्म हो गया दिवाली के बाद, नाउ दे वेर फ्री नाउ, क्योंकि कैसे है कि उस टाइम पे इरिगेशन फैसिलिटी उतनी ज्यादा नहीं थी, मोस्टली दे वेर टेकिंग अ सिंगल क्रॉप, सिंगल क्रॉप लेते थे, एक क्रॉप लेने के बाद वो फ्री हो जाते थे। देन सो दैट वे दे वेर लाइक अ मर्सिनरी, जो ये थे कि अपना एक पर्टिकुलर 4 महीने 5 महीने का काम कर लिया, बाद में दे वेर फ्री, दे वेर एम्प्लॉयड। तो धीरे धीरे बाद में शिवाजी महाराज हैड डेवलप द स्टैंडिंग आर्मी। पहले तो इनिशियली ऐसे ही उनके पास आर्मी थी कि, और तो बेसिकली कैसे है कि दिस पीपल्स वे द हाईली एंथुजियास्टिक पीपल, ये फ्री हो जाते थे। और बाद में वो कैसे कि दे वर सपोर्टिंग द शिवाजी महाराज, तो बेसिकली दे हैड सपोर्टेड द शिवाजी महाराज बिकॉज देयर कॉज वेयर रेज्ड बाय द शिवाजी महाराज। कि जो पीजेंट्स थे, तो उनका उनके प्रॉब्लम्स क्या थे, हायर टैक्सेशन imposed by the मुगल एम्परर, मुगल एम्परर या निजाम शाह, आदिल शाह, जो भी थे, the exorbitant taxes were imposed by the foreign rulers, and so Shivaji Maharaj had capitalized on that exorbitant taxes imposed by the Adil Shah, Nizam Shahi और मुगल एम्परर। so automatically उनको लगने लगा लोगों peasants को कि जो शिवाजी महाराज है वो हमारे कॉज के लिए फाइट कर रहा है, and automatically they had supported the शिवाजी महाराज। तो ये भी एक enthusiasm, कैसे तो मोस्टली they were, कैसे कि मुगल आर्मी, they were not that much enthusiastic, they were paid people, उनके पास ऐसे कुछ मोटिव्स या ऑब्जेक्टिव नहीं थे। बट दिस आर्मी बिहाइंड द शिवाजी महाराज दे हैड द ऑब्जेक्टिव, कुछ एक ऑब्जेक्टिव था। तो ये एक फैक्टर हो सकता है कि जैसे हमने इसके पहले भी देखा था, व्हेन राजपूत फाउट अगेंस्ट द दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत के जो सोल्जर्स थे दे हैड सर्टेन ऑब्जेक्टिव। ऑन द अदर हैंड जो राजपूत सोल्जर्स, दे डिड नॉट हैव एनी ऑब्जेक्टिव, जस्ट फाइट करना है तो फाइट करना है। तो उस तरह से हम देख सकते हैं कि द सोल्जर्स ऑफ शिवाजी महाराज वे हाईली एंथुसियास्टिक, दैट हैड आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू देयर सक्सेस। इसके अलावा तो महाराष्ट्र धर्म भी एक फैक्टर हो सकता है कि कहीं ना कहीं देयर वाज अ रिलीजियस रिवाइवल, दैट महाराष्ट्र धर्म हैड प्लेड द रोल ऑफ रिलीजियस रिवाइवल और प्रोवाइडेड द आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क कि नहीं हमें हमारा स्वराज्य चाहिए। So that had created the enthusiasm among these people, and even a common man, not only the peasantry, but everyone, they had supported the Shivaji Maharaj. तो उस तरह से हम देख सकते हैं कि whole Deccan region had enthusiastically supported शिवाजी महाराज। कि और एक वो भी एक फैक्टर हो सकता है, सो इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल इन 1680 देयर वाज अ कोरोनेशन सेरेमनी परफॉर्म बाय शिवाजी महाराज। ये 1680 में उन्होंने काम कब स्टार्ट किया, 1627 में उनका बर्थ है। देयर इज अ कंट्रोवर्सी 1627 या 1630। सो विद इन 50 years शिवाजी महाराज हैड बिल्ट अप अ वेरी बिग किंगडम इन द डेक्कन रीजन। और वो भी कैसे है कि अगेंस्ट द माइटी मुगल एम्परर, ऐसा भी नहीं कि उसका जो ये था ओपोनेंट था वेरी स्ट्रॉन्ग, ये था स्किल ही। तो ये कुछ फैक्टर हो सकते हैं कि जोग्राफिकल पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं या सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं। तो बेसिकली कैसे कि सोल्जर्स को गंवाने के लिए कुछ नहीं था उनके पास, यानी शिवाजी महाराज के पास वैसा कुछ नहीं था, ही हैड वेरी स्मॉल टेरिटोरी। तो ऐसा लूज करने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन गेन करने के लिए बहुत सारी चीजें थी। सो ऑटोमेटिकली दैट वे दैट आइडियोलॉजिकल वॉर टुक प्लेस between Mughal emperor and Shivaji, and finally Shivaji carved out the small kingdom for himself. Then after Shivaji, Sambhaji Maharaj came to the power, and ऐसा बोला जाता है कि संभाजी was more brave than the Shivaji Maharaj, but factors were not in favor of Sambhaji. So basically,
when Shivaji Maharaj had built up the empire, that time mostly Aurangzeb engaged in the northwest frontier region. ये कैसे कि शुरू में जब Shivaji Maharaj was a small zamindar, so Aurangzeb had considered that a revolt of a small zamindar, so he did not pay that much attention to Shivaji Maharaj. ये ठीक है, वो हमेशा ही होते ही रहते थे पूरे किंगडम में, जो पीजेंट्स रिवोल्ट होते ही रहते थे, तो उसने उसी तरह से उसको शिवाजी महाराज को भी कंसीडर किया और डिड नॉट पे अटेंशन. दूसरा फैक्टर ये भी था, औरंगजेब मोस्टली एंगेज इन द दैट नॉर्थ वेस्ट रीजन, तो उसका उधर इतना ज्यादा ध्यान नहीं नहीं गया. लेकिन after 1670 Aurangzeb had paid attention and then enters into the South India or Deccan region with a full army. So fortunately हम बोल सकते हैं कि शिवाजी महाराज did not directly come into contact with the Aurangzeb. कुछ incidents है, for example शिवाजी महाराज had visited the दिल्ली कोर्ट जो वगैरह है, लेकिन शुरू में कैसे कि औरंगजेब का उतना ज्यादा ध्यान नहीं गया, and in the course of a time Shivaji Maharaj built the empire. Then Sambhaji came to the power and he got the legacy of Shivaji Maharaj. But at the same time, Aurangzeb came to Deccan with a full strength. और जब वो full strength से आया तो संभाजी महाराज did not have the capability to fight against Aurangzeb, and then he was captured. Uh, लेकिन कैसे कि जैसे मैंने आपको बोला है कि दो देर वॉज नॉट अ सेंट्रल फिगर दैट डेक्कन रीजन, संभाजी महाराज वॉज किल्ड, हिज सन वॉज मेड प्रिजनर बाय औरंगजेब. कौन थे उनका लड़का, संभाजी के लड़के, शाहू महाराज. शाहू महाराज वॉज imprisoned by the औरंगजेब, या उनको दिल्ली लेके गए थे, तो देर वॉज नॉट अ सेंट्रल फिगर. राजा राम, he was comparatively weak personality. राजा राम के बाद उनकी वाइफ येसुबाई, दैट दे वर नॉट दैट मच. तो कहीं ना कहीं लेकिन कैसे है कि बिकॉज ऑफ दैट आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क, वी कॉल इट महाराष्ट्र धर्म, ऑल दिस forces rallying behind the Raja Ram Yesubai, and they had continued the war. But later on, in 1707, that death of Aurangzeb, की death हो गई, and then weak rulers came to the Delhi at the Delhi, and automatically then Maratha got the opportunity to expand. Or fortunately, Maratha also got a very good leadership in the form of Peshwa. Peshwa, Holkar, जो जो लोग हैं, they had expanded the empire, and in a very short period of time they had expanded the big empire. और हम देखते हैं कि from 1700 onwards कुछ टाइम के बाद, जैसे 1720s में बाजीराव वन वगैरह था, या बाद में बाकी जो लीडर्स थे, they had expanded the big empire. So uh, from थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कहाँ पे हुई थी, कब हुई थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? 1761. किसमें हुई थी वो पानीपत थर्ड बैटल? who were two component अहमद शाह, हाँ, अहमद शाह अब्दाली, हाँ, अहमद शाह अब्दाली है, सदाशिवराव भाऊ. So that was the third battle of Panipat, and that led to some very big blow to the Maratha Empire. तो हम देखते हैं कि from 1700 to 1761 these different rulers had ruled over the Maratha. उसमें से जो important था, that was Bajirao I. Bajirao I was a very strong leader, and he was responsible for expanding the empire. उसके बाद बाजीराव वन के बाद नाना पेशवा, हाँ नाना पेशवा, नाना साहेब पेशवे, नाना साहेब ना, हाँ, नाना साहेब पेशवे. एंड ड्यूरिंग हिज पीरियड दैट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट. कोई किसी ने वो किताब पढ़ी है कि ये बैटल पे लिखी गई है, कोई बहुत फेमस
book है उसमें novel. So this battle of Panipat. So why did the Maratha uh, और जो 1761 में जो बैटल हुई थी तो मराठा क्यों हारे वो बैटल में? और वो 1 लाख की फौज लेके आए, 40,000 की लेके गए हाँ साथ। अफगानी 1 लाख की फौज लेके आया, हाँ हाँ मराठा 40,000 सैनिक लेके गए साथ में, अपने साथ पैसा भी नहीं लेके गए। हाँ हाँ और अब उन्होंने राजपूतों को अपने साथ मिला लिया, जो बंजारे रहते उनको अपने साथ मिला लिया, साथ में अपने जो वुमेन थे वो भी लेके गए। तो कहीं ना कहीं वो आ गए, हालांकि खत्म हो गया तो उनके पास और ठंडी में उनको लड़ने का एक्सपीरियंस Feminism was traitors. हाँ The commitment was not fulfilled towards Peshwas. At the time of battle, they refused to fight from Maratha side. रोहिला रोहिला वगैरह हाँ very good. तो बेसिकली लगता था, हाँ डिसीजन ही गलत था, आउटसाइड का डिसीजन ही गलत था, हाँ उसने ऐसे करना ही नहीं, उसको पता है कि लड़ाई में उसकी दूसरी लड़ाई तो तो बेसिकली वही सब कुछ फैक्टर्स है कि अ, जैसे आपने बताया वो भी एक फैक्टर था कि निकले वो तो जाते जाते तीर्थ मैंने वो सेक्रेट प्लेस वगैरह घूम के आएंगे तो दे हैड टेकन विद द लेडीज आल्सो इस तरह से और कैसे कि वो लड़ाई करने के लिए नहीं जाना है घूमने के लिए जाना है इस तरह से वो गए थे ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स थे वो दे डिड नॉट हैव दैट मच इफिशिएंट आर्मी कि बहुत सारे ऐसे लोग थे कि वो लड़ने के काबिल भी नहीं थे एंड बेसिकली दैट दे हैड alienated their major allies Rajput and Rohilla जो भी उनके आजू बाजू के जो लोग थे which had not supported them and their opponent was very strong Ahmad Shah Abdali was very strong and finally that led to the defeat of Maratha so it was a big blow to the Maratha so basically strategy wise Maratha ऐसा नहीं कि they had very strong leadership Sadashiv Rao नाना साहेब पेशवा का लड़का था विश्वास राव तो दे हैड वेरी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप बट दे डिड नॉट हैव एनी प्लानिंग when they fight against that Ahmad Shah Abdali the proper planning नहीं था and finally they were defeated so it was a big blow कि कहीं ना कितना बड़ा एम्पायर को बिग ब्लो था बट फाइनली अगेन they got a very good leadership in the form of Madhav Rao and भले ही माधव राव he was not a brave personality but he was a very good statesman but he got a very small time to rule over the Maratha 1761 के बाद नाना साहेब got the shock of this defeat of uh, Panipat war and suddenly died and then Madhav Rao came to the power so he was not that much brave personality and I can say he didn't participate in the war but he was a very good statesman and again he had tried to regain the strength of a Maratha but unfortunately died in 1772 then Madhav Rao was followed by Narayan Rao but during his period mostly that administration was in the hands of his uncle Raghunath Rao कि नारायण राव के पास उतने ज्यादा कैसे कि ही वाज कंपैरेटिवली बिग पर्सनालिटी एंड ही वाज किल्ड सबको पता है वो स्टोरी काम कर दिया बोले और ही वाज किल्ड तो देन तो बेसिकली कैसे कि ऐसा नहीं कि बाय दैट पीरियड बाय दैट पीरियड that small kingdom of Shivaji Maharaj became a very big empire but it was a confederation it was a confederation and a confederate state था यानी कि इसके पहले हम देखते हैं कि when we discuss the kingdom of Shivaji Maharaj it was a homogeneous state it was a homogeneous kingdom and all people were strive or united to build a very big empire when when the Shivaji Maharaj was working Sambhaji Maharaj was working but now
in a course of a time, big empire was built up, but it was not a homogeneous empire. It was a heterogeneous empire. There was uh, Peshwa, Sindhia, Holkar, but उनकी बनती नहीं थी. They did not have a consensus regarding their enemy, or many times they used to fight with each other. कि बहुत जगह एक दूसरे के साथ, and that way they had wasted their energy. And that was utilized by the foreigners like East India Company. They were observing all these things. कि एक ही लोग हैं लेकिन they were wasting their energy. तो कुछ लेवल पे माधवराव got the success. He was a good statesman, so he had tried to make a collaboration with this confederation. तो basically it becomes a heterogeneous state. तो reason यही था कि जो energy of that महाराष्ट्र धर्म that was exhausted by the period of 1770, कि जो 100 साल पहले थी, कि जो महाराष्ट्र धर्म की जो एनर्जी थी, जो आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क that had supported the Shivaji Maharaj kingdom, that energy was exhausted now. And now during the Shivaji Maharaj period, it was a more homogeneous state. They had certain ideology, they had certain objective. That ideology, objective, or whatever, that was lost in the course of a time, and that was the major reason of their debacle. Then, जो एक important development हुई, that is the Treaty of Surat. नारायण राव की डेथ के बाद रघुनाथ राव, जो Raghunath Rao, mostly the powers were in the hands of Raghunath Rao, and he was very ambitious, but he did not get the opportunity. So Treaty of Surat took place between this Bombay Council and Raghunath Rao. जैसे मैंने कल वो गेरोल्ड अंजियर का स्टेटमेंट बताया 1665 का, तो he was an observer of all these things. He was a governor of Bombay, and he was observing all these things. He was observing that the Maratha were fighting with each other. Maratha were fighting with these South Indian rulers like Hyder Ali. तो ये सब कुछ देख रहा था, मुझे लगने लगा कि yes, we have the opportunity, and maybe they have started the planning to capture the or to become the political power. हो सकता है वो जिस तरह से he had communicated with the British Parliament, जो गवर्नर था बॉम्बे का. So that time, the Treaty of Surat took place, and actually there was a fighting between Maratha and East India Company. Uh, so basically, in 1757, that Battle of Plassey took place. और वो बैटल ऑफ प्लासी क्या थे, इट वाज जस्ट दैट शैम वॉर. इसमें बहुत ज्यादा ये नहीं लगा. बैटल ऑफ बक्सर, कुछ लेवल पे बैटल तो भी हुई. बैटल ऑफ प्लासी, इट वाज अ played a very important role. And then from battle of Plassey and battle of Buxar, this East India Company had established their political power, or they emerged as a political force in the Indian scenario. And then they started to increase their influence in the western coastal region like Bombay, and so they came into conflict with the Maratha in 1775. That Treaty of Surat took place between this Raghunath Rao and Bombay Council, and that basically here in that war, that Bombay or East India Company were succeeded to defeat the Pune army. So basically, they had defeated the Peshwa, and that Treaty of Surat took place in 1775. Then Treaty of Purandar took place in 1776. कभी अभी तक क्वेश्चंस नहीं आए हैं इस पे, ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ पुरंदर शायद, लेकिन आपको ये एमपीएससी में आ सकते हैं क्वेश्चंस. यूपीएससी ने तो अभी तक पूछे नहीं ये टॉपिक पे, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन यदि आप एमपीएससी दोगे तो थोड़ा ध्यान रखना, इस पर पूछ सकते हो मराठा हिस्ट्री पे. So Treaty of Purandar took place in 1776, 1 year later on, and that Treaty of Surat was annulled or cancelled. And finally, that treaty took place between this Calcutta Council and Pune Council. यहाँ पे देखो, ट्रिटी ऑफ सूरत टुक प्लेस बिटवीन बॉम्बे काउंसिल, और यहाँ पे एक साल के बाद ट्रिटी ऑफ पुरंदर टुक प्लेस, एंड देन ट्रिटी टुक प्लेस बिटवीन कलकत्ता काउंसिल एंड पुणे रीजेंसी. यानी
एक साइड में एक ही पार्टी है लेकिन यहाँ पे दूसरी पार्टी आ गई, कलकत्ता काउंसिल। तो वो आपको बाद में शायद अपन वो डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था। बेसिकली देयर वर द डिफरेंट प्रेसिडेंसीज, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी या कलकत्ता प्रेसिडेंसी, एंड दे वर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर इनिशियली। दे वर इंडिपेंडेंट यानी कैसे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी दे वर टेकिंग देयर ओन डिसीजन, या जो बाकी प्रेसिडेंसीज है कलकत्ता प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी दे वर टेकिंग देयर ओन डिसीजंस, एक दूसरे का नहीं सकते थे प्रॉपर्ली, देयर वाज नॉट अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था। या बोल कैसे कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी बोलते थे कि ऑल पावर्स वेयर कंसंट्रेटेड इन माय हैंड्स, बॉम्बे प्रेसिडेंट्स को सुनते नहीं थे, तो इस तरह के वो कॉन्फ्लिक्ट्स थे। एंड धीरे धीरे दे हैड रिजॉल्व ऑल दीज इश्यूज, ये बाद में से हम देखेंगे उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था। एंड एक लेवल पे ऐसा हो गया कि ऑल द पावर्स वर कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ कलकत्ता काउंसिल। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी या मद्रास प्रेसिडेंसी, so all the powers were taken away from this Bombay and Madras और collect concentrated in the hands of, और लेकिन इनिशियली वो सब कुछ पावर्स इसमें थे, यानी कैसे कि टू फाइट द वॉर विद द मराठा दे वर टेकिंग द डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग द कलकत्ता और मद्रास प्रेसिडेंसी। तो इस तरह के वो इश्यूज थे इनिशियली, एंड फाइनली दिस इश्यूज वर रिजॉल्व बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और इसीलिए हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली 1835 और बाद में और 1857 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट had taken control over the East India Company because they were taking the decision independently, and many times they lost the war. So in a next 100 years East India Company went into high debt, वैसे कि उनका मेजर काम क्या था, ट्रेडिंग था। So instead of trading they engaged in the war. So when they engage in the war, so they have to spend a lot of money. So properly East India Company was a loss-making company by the period of 1857. Similarly, East India Company's officials engaged in the huge corruption. तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ फायदा नहीं हो रहा था, लेकिन वहाँ पे जो काम करने वाले लोग थे, गवर्नर जनरल हो या हर जगह के जो लोग थे, फ्रॉम क्लर्क टू द हायर लेवल गवर्नर जनरल, ऑल एंगेज इन द करप्शन। So overall officers were becoming, or bureaucracy were becoming very rich, but East India Company were not getting anything. And finally, in 1858, that British Parliament had taken the decision to take control over the East India Company. तो यहाँ पे वही दिखता है कि फाइनली दिस ट्रिटी ऑफ सूरत वाज एन्यूल्ड, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट्स थे कि वो बोले कि आपको अधिकार नहीं है, ये जो फाइनल डिसीजन लेने का अधिकार आपको नहीं है, ये तो कलकत्ता को है। फाइनली दैट ट्रीटी ऑफ पुरंदर टुक प्लेस, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सो ट्रीटी ऑफ सूरत वाज एन्यूल्ड and English renounced the cause of that रघुनाथ राव और रघोबा का जो ये था कॉज था, या उसको कैंसिल कर दिया। बॉम्बे गवर्नमेंट डिड नॉट लाइक इट्स टर्म्स, तो जो भी ट्रीटी हुई थी बिटवीन दिस कलकत्ता काउंसिल एंड पुणे रीजेंसी, तो ये बॉम्बे काउंसिल को पसंद नहीं आए। So Bombay Council did not like its terms and gave shelter to the Raghova in a direct violation of the treaty. इस तरह से वो कॉन्फ्लिक्ट हमें ये चीज़ों से पता चलता है कि किस तरह से देयर वाज नो कोऑर्डिनेशन। ट्रीटी ऑफ सूरत और ट्रीटी ऑफ पुरंदर से हमें वो पता चलता है कि कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से थे। तो हम वो डिटेल में देखेंगे बाद में जब उनके ये करेंगे, डिस्कस करेंगे वो एडमिनिस्ट्रेशन ईस्ट इंडिया कंपनी का। Then Treaty of Vadgaon took place in 1779. British troops suffered the reverses. तो इससे पता चलता है कि दो मराठा were defeated initially, but still they had the strength and they were able to defeat the British army in 1779, and that Treaty of Vadgaon took place. Uh, that British had to surrender territories acquired by Bombay government since 1773. So British got the that Maratha got the territory, and finally that Treaty of Salbai took place in 1782. यहाँ पे ऑप्शनल में क्वेश्चंस आए,
ट्रिटी ऑफ सालभाई पे जो ऑप्शनल उनका ऑप्शनल है हिस्ट्री, तो यहाँ पे ट्रिटी ऑफ सालभाई पे उन्होंने बहुत बार क्वेश्चंस पूछे हैं। तो ट्रिटी ऑफ सालभाई टुक प्लेस इन 1782। तो एक आधे बार ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि अलग अलग ट्रिटी पूछ सकते हो। तो ट्रिटी ऑफ सालभाई इज मोर इम्पोर्टेंट। Again, war took place, and that finally that the Treaty of Salbai took place. So English were confirmed in the possession of Salsette. तो एक मुंबई के पास जो रीजन था सालसेट्टे करके रीजन था, तो English got that possession of Salsette. English recognized Madhavrao Narayan as a rightful Peshwa. कि जो माधवराव नारायण करके था, तो he was a minor child. Madhavrao, who basically he was a son of Narayan Rao. Narayan Rao का जो son था, he was a minor child and he was recognized as a rightful Peshwa. It gave Peshwa peace with Maratha for the 20 years. So that is the significance of a Salbai Treaty. 1780 से 20 and अगले 20 साल तक 1800 तक this it gave Britishers peace with Maratha for the 20 years. तो अगले 20 साल तक English East India Company did not fight any war with the Maratha. तो इसका ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा हुआ कि दे वर नाउ सेफ फ्रॉम द वेस्टर्न रीजन और सेंट्रल इंडिया से दे गॉट सम रिलीफ. And so during this period, East India Company had expanded their empire in different parts of India. They had expanded their empire in the western region, eastern region, South India, mostly in Carnatic region, and this Madras presidency. वहाँ पे उन्होंने अपना रीजनिंग किया. So basically जो क्वेश्चंस जो उन्होंने पूछा है उसका आंसर यहाँ पे है. जो भी क्वेश्चंस आप देखोगे ऑप्शनल के लिए कि सिग्निफिकेंस ऑफ सालबाई ट्रीटी, तो बेसिकली सिग्निफिकेंस ऑफ सालबाई ट्रीटी इट बेनिफिटेड टू द ब्रिटिशर्स. On the other hand, Maratha did not get any benefits of this Treaty of Salbai. They did not consider East India Company as their enemy. They consider Peshwa consider Holkar as their enemy, Scindia as their enemy, and they used to fight with their energy and squandered their energy instead of focusing on the Maratha, focusing on the Peshwa. Peshwa के focusing on the East India Company. East India Company की तरफ उनका ध्यान नहीं गया. But in a course of a time, East India Company expanded the Indian territory, or they was very strong political force. And finally, 1880, 1818, they had defeated the Maratha convincingly. तो जो ट्रिटी ऑफ सालबाई से जो ये है, तो बेसिकली इसका सिग्निफिकेंस है कि कहीं ना कहीं दे वर नाउ सेफ फ्रॉम वेस्टर्न कोस्टल रीजन और मराठा रीजन. तो पूरी एनर्जी उन्होंने बाकी रीजन पे लगा दी. दे कंट्रोल एवरीथिंग एंड फाइनली व्हेन दे वर नाउ पावरफुल, क्योंकि उनको पता था कि मराठा वर बिग पावर. एंड मैंने जैसे आपको बोला कि 1858 वॉर, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और 1857 रिवोल्ट, सिंधिया वाज वेरी पावरफुल मैन बाय दैट पीरियड. एंड एक भी आदमी ने सपोर्ट कर दिया था वो रिवोल्ट को, तो भी ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाती थी, इतना वो पावरफुल था. तो उनको रियलाइज हुआ कि हम मराठा के साथ अभी, एंड दैट वे दे वर नॉट इन अ पोजीशन टू फाइट अगेंस्ट द मराठा, वो रियलाइज हुआ. सो दे हैड मेड द पीस ट्रीटी, दैट इज द सालबाई ट्रीटी, कि उनको ठीक है हम टाइम लेते हैं. एंड अगेन तो इससे पता चलता है कि इट वाज अ कैलकुलेटेड मूव ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू एस्टैब्लिश द एम्पायर इन इंडिया. जो 1765 में गेरोल्ड पंजियर ने स्टेटमेंट दिया था कि वी शुड रेज द आर्म्स, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो था कि ऐसा नहीं था कि इट वाज अ एक्सीडेंटल मूव, इट वाज अ कैलकुलेटेड मूव. कि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी मिल गई उनको टू द बैटल ऑफ प्लासी. देन दे हैड वन द बैटल ऑफ बक्सर, पर उसके बाद दे हैड द कैलकुलेटेड मूव कि मुझे क्या करना है, किस टाइम पे क्या करना है, किस तरह से डिसीजन लेने हैं. और वो उस तरह से हम बोल सकते हैं कि इट वाज नॉट अ एक्सीडेंटल मूव. एक हो सकता है बैटल ऑफ प्लासी में भी द एक्सीडेंटल इवेंट, लेकिन उसके बाद दे दे हैड द क्लियर विजन हाउ टू विन द इंडिया. वो क्लियर विजन आ गया उनको कि मुझे किस तरह से हम जा सकते हैं. एंड एवरी टाइम
They had separated the Mughals from Maratha from the Hyder Ali, और एक एक को इंडिविजुअल लेवल पे ये करके they had won the Indian territory. So Samson anglicized word is हलवाई कि अलग-अलग शायद वो मुझे तो एग्जैक्टली पता नहीं है कि वही है क्या, पता नहीं वो, लेकिन वो मुंबई के पास है वो। वो जो रीजन है, the same as हाँ बेसिक, वो शायद हो सकता है कि हाँ anglicized. प्रोनाउंसिएशन भी हो सकता है। तो मैंने यूपीएससी ने कभी पूछे नहीं ये टॉपिक पे क्वेश्चन, लेकिन एमपीएससी पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, और मोस्टली ऑप्शनल वाले ऑप्शनल में यही पे क्वेश्चन आया है, ट्रीटी ऑफ सालबाई। तो सिग्निफिकेंस सिर्फ इतना ही है, पीस विद मराठा। तो हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1600, देन डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1602, and French East India Company, it was established in 1668. The first factory in India was established by Francois Scarron. कभी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, Francois Scarron was founder of that factory at Surat in 1668. So basically French East India Company was a latecomer in India. ये जिस तरह से पहले पोर्तुगीज आए थे, तो बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अ वेरी लेट कमर, so they did not get that much opportunity to consolidate their power in India. Second factory at Masulipatam in 1669. In 1673, Francois Martin and Belenzer Lespine laid the foundation of Pondicherry. कभी प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, थोड़ा नाम याद रखना, पूछे नहीं कभी। तो पौंडीचेरी became the center of French East India Company. Then we discussed the rise of British power, कि ब्रिटिश इस तरह से धीरे धीरे इमर्ज हुए, and finally they had won the whole Indian territory. ये दो क्वेश्चंस आए थे, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। The Battle of Plassey that decided the fate of Bengal was won by Clive through intrigues. Explain. ये ऑप्शनल में आएगा, जीएस में नहीं आएगा क्वेश्चन। The Battle of Plassey that decided the fate of Bengal was won by Robert Clive through the intrigues. Explain. Robert Clive ने सुसाइड किया था। Finally, he was impeached in the British Parliament and finally he had suicided. India had been the hundred of years, the Lancashire hundreds of years, the Lancashire of Eastern world. Critically examine this view. Lancashire of Eastern world. हाँ ठीक है. India had been for the hundred of years the Lancashire of Eastern world. Critically examine this view. हाँ, ये basically ईस्टर्न वर्ल्ड का हम लैंकशायर थे। लैंकशायर वाज वेरी फेमस फॉर द कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लैंकशायर एंड मैनचेस्टर। तो उसके वो क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, इंडिया हैड बीन फॉर 100 ऑफ इयर्स द लैंकशायर ऑफ ईस्टर्न वर्ल्ड का। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। क्रिटिकली एग्जामिन दिस व्यू, ये ऑप्शनल में आएंगे, जीएस में तो नहीं आएंगे क्वेश्चन। वी डिस्कस थोड़ा फैक्ट्स फिगर वाला ये टॉपिक है। ये बेसिकली इवेंट्स साउथ इंडिया में क्या इवेंट्स हुए थे। कभी प्रीवियस में क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन जस्ट यू शुड नो कि किस तरह से डेवलपमेंट हुई थी। यहाँ पर भी कभी क्वेश्चन नहीं दिखे, कार्नेटिक हुआ तो पता नहीं क्यों नहीं पूछे। सो
three wars took place. That is, first Carnatic War, second Carnatic War, third Carnatic War, वगैरह. So basically, these wars took place between East India Company, French, and other Indian powers. और उसके origin कहीं ना कहीं we find in the Europe. ये जो there was a European rivalry. जैसे हमने देखा था कि यूरोप में rivalry थी. वो rivalry reflected in the Indian soil also. So first Carnatic War fought between 1746 to 48. So basically, there were two main parties. One was English and second was French. So that Madras was the trading center of the Britishers and Pondicherry were the trading centers. So कहीं ना कहीं both initially by this spirit they had fighting for the gain of a trade. जो ईस्ट इंडिया कंपनी है दोनों भी ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड के लिए फाइट कर रहे थे. तो कहीं ना कहीं बेसिकली क्या कर रहे थे वो कि they were trying to support the local rulers. South India में जो local rulers थे local rulers they both were supporting to the local rulers और एक टाइप का ऐसा थे कि both were coming against each other. तो इस तरह से वो war चलते रहे. So basically, it was a war between English and French. So basically, this war took place between English and French. It is because of the War of Austrian Succession. कि इंग्लैंड में वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन है वॉर चल रहा था तो उसके रिपरकशन वी फाइंड इन द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर. So that war of Austrian succession. So England and France took opposite side and fought in Netherlands for a period of nearly 8 years. कि वहाँ पे ऑस्ट्रियन सक्सेशन है वो और चल रहा था और नेदरलैंड was a major issue. Yeah, Holland was a major issue or they were opposite. They were opposite. तो उसका repercussion we find in the first Carnatic War. This duplex governor of Pondicherry tried to maintain the neutrality इसमें लेकिन finally he had to take on the one position. तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो ये था अनवरुद्दीन नवाब ऑफ कार्नेटिक वहाँ का जो ये था कार्नेटिक का नवाब था वो. तो बेसिकली इसके पहले जो आपको शायद ये पता होगा कि during the 1750s or 1740s one of the noble of a Mughal emperor had shifted to South India. इसका नाम पता है आपको असदुद्दौला वगैरह नाम सुना है आपने. He was a very strong, influential leader in the Delhi court in 1720s, and because of that political intrigues in the Delhi, he shifted to the Carnatic. Carnatic की तरफ चला गया and he had part of the Hyderabad state. ये एक Carnatic जो हैदराबाद स्टेट होकर उसने बिल्डअप किया. He was very influential and very powerful. तो उसी के जो लोग थे that वो थे तो they had built up this Carnatic और this region. तो उसमें से एक रूलर था that was अनवरुद्दीन. ये एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा डिटेल्स में दिया है तो आपको कैसा पढ़ना है आराम से और थोड़ा पॉइंट वाइज नेटवर्क समझना है. बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और कभी पूछे नहीं क्वेश्चन बट यू शुड नो ये ओवरऑल रिलीज पॉइंट ऑफ व्यू एक बार पढ़ लेना. आए नहीं क्वेश्चन तो आ भी सकते क्वेश्चन. तो बेसिकली फाइनली देन ओवरऑल जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का जो आउटपुट क्या निकला कि ऐसा कुछ आउटपुट नहीं निकला. तो बेसिकली देयर वर टू पार्टीज हियर. टू लोकल पार्टीज फॉट विथ ईच अदर और दोनों भी पार्टी को इंग्लिश और फ्रेंच ने सपोर्ट किया. बट फाइनली कैसे थी वो लोकल पार्टी बाहर निकल जाती थी एंड दिस टू पार्टी इंग्लिश एंड फ्रेंच केम अगेंस्ट ईच अदर फॉट अगेंस्ट ईच अदर. और फाइनली जब वहाँ पे यूरोप में जो सिचुएशन नॉर्मल हो जाती थी फॉर एग्जांपल दैट वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन हैड बीन कंक्लूडेड बाय एक्सला चैपेलो 1748 में यहाँ पर भी वॉर खत्म हो जाता था. एंड फाइनली थ्रू दिस फर्स्ट कार्नेटिक वॉर मद्रास वाज रिस्टोर्ड टू द इंग्लिश. मद्रास जो था दैट वाज गिवन टू द ब्रिटिशर्स. ये ब्रिटिशर्स को वो ये दिया था मैंने रिस्टोर कर दिया था. तो बेसिकली ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच they were fighting for the ports.
मद्रास वॉज अ पोर्ट, इस पर एक बार जीएस में क्वेश्चन पूछा था कि जीएस में पता नहीं कैसे पूछा उन्होंने क्वेश्चंस, लेकिन दे आर आल्सो द सिग्निफिकेंस ऑफ मद्रास, यानी क्वेश्चन ऐसा था कि दिस इवेंट टुक प्लेस इन 1748 यानी 1750s में, बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस इन 1757। तो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था कि जो भी यहाँ पे सक्सेस मिला, बंगाल में जो सक्सेस मिला, दैट सक्सेस वाज कंट्रीब्यूटेड बाय द साउथ इंडिया, ऐसा उल्टा क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, यानी ऐसा कुछ दिया नहीं किताब में, लेकिन जो 1757 में जो सक्सेस मिला ब्रिटिशर्स को, दे हैड फाउट द वॉर, बैटल ऑफ प्लासी और बाद में बैटल ऑफ बक्सर, एंड दे हैड कंसोलिडेटेड देयर पोजीशन इन द बंगाल। तो उसका जो सक्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे मिला, तो वो रिसोर्सेज दे गॉट फ्रॉम द साउथ इंडिया, ऐसा उल्टा क्वेश्चन उन्होंने यहाँ से पूछा था। तो ऐसा कुछ किताब में नहीं दिया है, तो जस्ट दे हैड मेड, आपको इंटरप्रिटेशन से वो आंसर लिखना था। तो उसी के लिए यदि आपने यदि ये टॉपिक छोड़ दिया तो आपको आंसर ही नहीं समझ में आता वो कैसे हुआ हो। तो इसीलिए कैसे है कि हिस्ट्री कनेक्टेड होती है कि जो आपको एक यदि ये टॉपिक पता नहीं तो आंसर ही नहीं लिख पाते, और उसने जीएस में पूछा था वो क्वेश्चन, वैसे पूछना नहीं चाहिए वो क्वेश्चन, लेकिन पूछा उन्होंने वो क्वेश्चन। तो ये, तो यदि आपको ये इवेंट्स पता है 10 साल की बात, तो कैसे है कि नाउ मद्रास वाज रिस्टोर्ड टू द इंग्लिश, कि वो पोर्ट उनके हाथ में आ गए। उससे क्या हुआ कि दे हैड नाउ कंट्रोल ओवर द साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड, मद्रास के कारण दे हैड कंट्रोल ओवर द साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड की तरफ उनका कंट्रोल था। और जैसे वो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ उनका कंट्रोल आ गया, तो दे गॉट द यूज रिसोर्सेज टू द ट्रेड, दैट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ मद्रास। तो ये दोनों भी इसलिए कैसे कि दोनों को ये समझ में आया था कि जब तक ये साउथ इंडिया मद्रास हमारे हाथ में नहीं रहेगा तो वी कैन नॉट कंट्रोल द ट्रेड। तो वो बेसिकली दे सपोर्टेड अनवरुद्दीन और हिज ओपोनेंट, so they did not bother about the Anwaruddin or his opponent, उसके लिए they were not bothering, they basically they had their own interest, so they were fighting for their own interest. Basically England were fighting for the Madras, and finally they got the Madras. They got the resources to this, and these resources were utilized to win the Battle of Plassey or Battle of Buxar. इस तरह से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। They in 1748 uh, that through the War of Austrian Succession और this first Carnatic War ended in 1748। तो यहाँ पे इशू खत्म नहीं उनके, वो वॉर इसलिए खत्म हुई क्योंकि देयर वाज अ सेटलमेंट इन द यूरोप। लेकिन जैसे फिर से कुछ चीजें स्टार्ट हुई यूरोप में, तो अगेन सेकंड कार्नेटिक वॉर इनिशिएटेड फ्रॉम 1749 टू 1754, यानी लगभग 5 साल तक फिर से दे फॉट अगेंस्ट। तो बेसिकली इट वाज फॉर द सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच इन द इंडियन टेरिटरी। इसको आप कैनेटिक वॉर को इस तरह से बोल सकते हैं। फाइनली ब्रिटिशर्स सक्सीडेड टू साइडलाइन द फ्रेंच इन द इंडियन टेरिटरी थ्रू दिस कैनेटिक वॉर, ये उसका हम सिग्निफिकेंस दे सकते हैं। और फ्रेंच became the minor political power in India, or their power were confined mostly to the Pondicherry region. That is the significance of all this this Carnatic War. So this second Carnatic War took place from 1749. Again, Dupleix, he was governor of a French East India Company. So the first Carnatic War illustrates the great importance of a sea. पहली कार्नेटिक वॉर का जो एक सिग्निफिकेंस था, तो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी सक्सीडेड इट इज बिकॉज ऑफ देयर डोमिनेंस ओवर द सी। तो दूसरा जो जो पहले फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में ब्रिटिशर्स वेयर सक्सीडेड, उसका रीजन ये था कि इस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अ प्राइवेट कंपनी, ऑन द अदर हैंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इट वाज अ गवर्नमेंट कंपनी। तो डुप्लेक्स को जो भी डिसीजन लेना है, डुप्लेक्स को जो भी डिसीजन लेना है, ही हैड टू टेक द परमिशन फ्रॉम द फ्रेंच गवर्नमेंट, जो भी वहां पे बैठते थे प्रेस से। तो ऑटोमेटिकली देयर वाज ऑलवेज डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम एट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि इसमें टाइम चला जाता था कि वहां पे कोई आपको मैसेज दो, पेरिस में मैसेज दो, और वहां से आपको डिसीजन लेने में टाइम लगता था।
तो बेसिकली ऐसा देखा जाए तो डुप्लेक्स वॉज वेरी able statesman, able person, लेकिन he did not get that much support from the government. On the other hand, in English East India Company, it was a private company, and all powers were delegated to the Governor General. गवर्नर को पूरे पावर्स दिए थे कि जो डिसीजन तुम्हें लगता है वो आप डिसीजन लो। ऐसा डुप्लेक्स के बारे में नहीं था, एंड दैट वाज वन मेजर रीजन ऑफ डिफीट ऑफ French East India Company in India. Second reason was after the duplex, French East India Company did not get a able administrator. जैसा डुप्लेक्स जितना able administrator था, उतना strong able administrator French East India Company को नहीं मिला. Fortunately, English East India Company got the very good administrator in the form of Robert Clive, Warren Hastings, Cornwallis, जो able administrator मिले. तो वैसे एडमिनिस्ट्रेटर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं मिले आफ्टर द डुप्लेक्स। थर्ड फैक्टर जो ये था कि नॉट ओनली द एट अ टॉप लेवल बट एट द मिडल लेवल ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट अ वेरी गुड लीडरशिप, एंड जो सेकंड लेयर है ईस्ट इंडिया कंपनी का वहां पे भी दे गॉट अ वेरी गुड लीडरशिप दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द 1857 रिवोल्ट। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी डिड नॉट गेट दैट मच second layer leadership also, so that may be one reason. Uh, Apart from that, this navy power of English East India Company was very strong compared to the French. So that is reflected in the first Carnatic War. So French were at disadvantage as regard both supplies from home and command of resources in India itself. So comparatively, because French were latecomers in India, they did not have that much resources. Similarly, uh, that government from Paris, they had not supported the duplex. That may be the reasons for the defeat or debacle of French. Uh, then that Battle of Amur took place in 1749. जो डुप्लेक्स मुजफ्फर जंग एंड चंदा साहिब डिफीटेड एंड किल अनवरुद्दीन। तो बेसिकली अनवरुद्दीन वाज सपोर्टेड बाय द ब्रिटिशर्स। तो ये तीन लोगों ने अनवरुद्दीन को मारा। देन मुजफ्फर जंग अपॉइंटेड डुप्लेक्स गवर्नर ऑफ ऑल टेरिटरीज साउथ ऑफ कृष्णा रिवर। तो बेसिकली बैटल ऑफ अमूर का सिग्निफिकेंस ये है कि कहीं ना कहीं डुप्लेक्स ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हैड ट्राइड टू regain the strength in the South India। और उन्होंने वो कोशिश भी की, लेकिन जैसे डुप्लेक्स यहाँ से चला गया उसके बाद जो भी लीडरशिप आई फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, they were not that much efficient against the East India Company, and finally that uh, the French East India Company did not get that much success। तो basically जो डुप्लेक्स के फेल्योरनेस क्या थे? फेल्योरनेस ऑफ होम अथॉरिटीज टू अप्रिशिएट द मेरिट ऑफ हिज प्लान। एंड डुप्लेक्स को जिस तरह का सपोर्ट चाहिए था फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पेरिस वो नहीं मिला। दैट वाज द मेजर प्रॉब्लम। इसके उल्टा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को French trading concern was directly controlled by the government. That was the issue we had discussed. The hopeless incompetence of French general prevented Dupleix from rectifying his initial mistakes। कि जो support Dupleix को मिलना चाहिए था from the subordinates, जो उसको नहीं मिल पाया। So that were all these, और finally Dupleix became the frustrated man। He left India, and उसके बाद धीरे धीरे फ्रेंच की जो पावर्स थी that confined only to the Pondicherry regions or very small regions, and East India Company got the opportunity। So I think it's too late. The X is silent. क्या है उसका प्रोनाउंसिएशन? Too late. Like French में X is usually silent. तो डुप्ले, Too late. डुप्ले, ठीक है, ये डुप्ले ही बोलूंगा मैं। थर्ड कर्नाटिक वॉर। जब मैं यूएस जा रहा था तो पेरिस में रुका था। तो पेरिस में हमने हमारा प्लेन चेंज हुआ। तो जब प्लेन में जा रहे थे तो पहले कैसे कि वो आपका इंस्पेक्शन करते हैं। तो जो भी था उसने मुझे
कुछ पूछा, एक्चुअली उसने पूछा है कि किसी आपके दोस्त ने आपको कुछ बैग दी है क्या, तो वो इस तरह से बोल रहा था इंग्लिश में कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा था। यानी उसने उसने मुझे 3 बार पूछा हो, और वैसे कि यानी मैं वो समझ में नहीं आ रहा था कि यस बोलूँ या नो बोलूँ। तो मैं तो मेरे पीछे में मेरे कलीग थे, तो बोले कि नो बोल बोले, लेकिन मुझे समझ में आया, मैं डर गया था थोड़ा। तो कैसे कि ऐसे ही चल रहा था वो, तो दूसरा एक आदमी वहाँ को देख रहा था, उनका ही आदमी था, वो मेरे पास आया और उसने बहुत सिंपल लैंग्वेज में पूछा, तो मैंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ दिया नहीं है। बाद में मुझे बताया कि मेरा कलीग था कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जानबूझ के, और कैसे कि यदि मैं यस बोलता वहाँ पे तो जो बाहर निकलते हो मेरा इंट्रोगेशन करते हो। ये हमेशा होती है बाहर, जब आप बाहर जाते हो ये चीज़ें होती है, मुझे पहली बार पता चली। यानी जानबूझ के वो करते हैं, टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं कि वो बाहर निकालते हैं। और ये चीज़ें हमारे साथ हुई 2-3 बार हुई, तो पेरिस में मेरे साथ ही हुई थी, मैं डर गया था उस टाइम पे। तो कभी आप जाओगे तो चीज़ें थोड़ा संभल के जाना है। और जब मिनियोपोलिस में उतरे थे, तो आई हैड पेड द 20,000 रुपी पेनल्टी। तो मुझे पता नहीं था, तो मैं 5 लेमन्स लेके गया था, नींबू लेके गया था 5। मुझे थोड़ा पेट का डाइजेशन का प्रॉब्लम है, बोला कि वो यूएस में मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो मैंने वो अपने बैग में डाले थे 5 नींबू। और जब मिनियोपोलिस में उनको दिखा कुछ तो कि इसके बैग में है, तो उन्होंने वो मेरे बैग को ली, उसमें वो दिखे क्या है, बोला मुझे पता नहीं था नींबू है। तो उन्होंने पहले कि बोले अलाउ नहीं है बोले, और पहले उन्होंने $500 मुझे फाइन लगाया। मैंने फटाक से कैलकुलेशन किया, $500 यानी कितने बोला, 30,000 रुपये थे वो। तो मैंने बोला कि मुझे पता नहीं था, बोला मैंने गलती से हुआ, उसको शायद लगा हो कि, बोले ठीक है, बोले कि आपकी तरफ से गलती से हो, बोला आप $300 हम फाइन लगा के बोले। और बोला कि आप कहाँ पे कोर्ट में जाना है आपको, बोले कि यहाँ पे पेनल्टी देनी है, तो मैंने वहाँ पे पेनल्टी दे दी। बहुत सारी चीज़ें होती है ऐसे। मैंने उसके उसके बाद 1 साल तक मैंने नींबू खाया ही नहीं। 20,000 रुपये जब देने पड़े, तो ये चीज़ें होती है। तो कभी भी आप जाओगे तो छोटी छोटी चीज़ें रहती है, हमें पता नहीं रहती वो चीज़ें। और बेसिकली कैसे हुआ था, एक्चुअली मुझे वो समझ में आ जाना चाहिए था कि जैसे मैं पेरिस से हम यूएस जा रहे थे, मुझे सेब दिए थे, तो एयर होस्टेस ने, तो मैंने खाए नहीं थे, पड़े थे वैसे ही वो। तो एयर होस्टेस ने बोले थे कि बोले अलाउ नहीं है, बोले सेब लेके जाना या कोई भी वेजिटेबल्स या लेके जाना अलाउ नहीं, बोले यहाँ पे खा लो बोले। अभी उसी टाइम में मुझे वो क्लिक हो जाता तो मैं पहले वो निकाल लिए होते वो नींबू। जब मेरे बैग तो मिल गए थे, फिर से वो चेकिंग करना था, तो पता नहीं, और वहाँ पे मुझे वो 30,000 रुपये देने पड़े वहाँ पे। या ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती है, यानी कैसे कि पता नहीं, यानी वो ढूंढते रहते हैं सब लोग, क्योंकि वो शायद अपन पहली बार जाते हैं तो डरे डरे रहते हैं, चेहरे से वो पहचान लेते पहली बार जा रहे हैं, तो वो ढूंढ लेते ऐसे निकालते बाहर। वो हमेशा होता है, हर एक के साथ होता है, बोलेंगे पहली बार जा रहे हैं, दूसरी बार जाते हैं तो आपको कैसे कि वो चीज़ें पता रहती है कि कैसे जाना है, क्या जाना है। So third Carnatic War. So basically, there was a 7 years war took place in Europe. The 7 years wars Europe में start हुआ, that was the repercussion in the India, in South India also. And that time Count de Lally, that was the Governor General of the French East India Company. And the significance of this third Carnatic War was the French lost all their possession in India. Uh, uh, but these were restored to them by the Treaty of Paris. Paris में treaty हुई finally between the East India Company and British, French and Britishers, and again restored कर दिए। तो तो बेसिकली कैसे कि ये जो थर्ड कर्नेटिक और जो सिग्निफिकेंस है कि फ्रेंच became the minor party in the Indian politics। ये जो थर्ड जो बैटल कर्नेटिक वॉर हुआ था, and that limited is that power of French East India Company, and finally in 1757 that Battle of Plassey took place, may be truly said to have decided the fate of East India Company।
uh, fate of the French in India. So basically, this Battle of Plassey established East India Company as a political force. Then Battle of Buxar took place, and automatically that had limited the power of French. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि the rivalry between French and these Britishers, and finally they confined mostly to the Pondicherry region. Then there was a negotiation between Britishers and Dutch. So Dutch then again left the India and moved most to the Southeast Asia or Indonesia. The whole Indian territory then became the possession of the East India Company. So that way, that European rivalry led to the final establishment of East India Britishers power in India. तो इस तरह से हम इसको कभी प्रीलियम से क्वेश्चन पूछे नहीं है, लेकिन इफ यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग, जैसे एक क्वेश्चन पूछा था, जब तक मुझे ये डेवलपमेंट पता नहीं है तो आई कैन नॉट राइट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। एक बार मैंने पूछा था क्वेश्चन। देन ब्रिटिश एक्सीडेंसी इन बंगाल, ये ब्रिटिशर्स बंगाल में किस तरह से एस्टेब्लिश हुए। तो बेसिकली फ्रॉम 1707 its Bahadur Shah came to the power after the death of Aurangzeb, and then Bahadur Shah या बाकी जो leaders आए, so they were not that much efficient, or mostly it becomes the protectorate state of a Maratha. नादिर शाह है, बाद में अहमद शाह अब्दाली आए। Basically, Maratha had taken the initiative and tried to protect the. So basically, Mughal emperor became the symbolic ruler था, कि सिर्फ नाम के लिए वहाँ पे ये था। और जब territory was confined to very small region, and Maratha became very powerful by that period. So during this period, this regional kingdom emerged in a different parts of India from 1700 onwards. कि जो मुगल्स के ही जो नोबल्स थे, they had carved out the reasons for themselves. There were the ambitions. जैसे for example, यहाँ पे Asaf Shah Nizam ul Mulk, who died in 1748. He was a highly influential leader. So in 1714 or 1720, 1715 में शायद, because of the political intrigue or political conflict in the Delhi Empire, he left. तो एक टाइम पे ये प्राइम मिनिस्टर था मुगल एम्परर का, but because of that conflict he left the Delhi and established the kingdom in the Hyderabad for himself. कि हैदराबाद में उसने अपना खुद का एक एम्पायर बिल्डअप किया। देन नासिर जंग, उसका जो फॉलोअर था मुजफ्फर जंग। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि डेक्कन में जिस असफ जहाँ निजाम उल मुल्क हैड एस्टैब्लिश्ड हिज किंगडम, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हैदराबाद में या साउथ में कोई मुगल नोबल ने एम्पायर बिल्डअप किया या टेरिटरी बिल्डअप की। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अलग अलग रीजन्स में, जैसे बंगाल में अलीवर्दी खान का आपने नाम सुना होगा। तो इस तरह के जो रूलर्स है कि वंस अपॉन अ टाइम they were the subordinates of a Mughal emperor. They had established their own territory and became the semi-independent rulers. It just they had some allegiance to the Mughal emperor, लेकिन उनको पता था कि मुगल एम्पायर के पास कुछ भी पावर्स नहीं है, तो दे established themselves. तो वहीं से तो बंगाल में कैसे कि फाइनली when there was one ruler that Siraj Uddaulah, कि अलीवर्दी खान, आपको वैसे कि थोड़ी बहुत क्रोनोलॉजी याद होना जरूरी है, जो एनसीईआरटी मिल जाएंगे तो पहले से आ सकते हैं क्वेश्चन, अलीवर्दी खान, मुर्शिद कुली खान जो भी है, या अलग अलग इसमें, तो वो आपको 4-5 पहले लीडर्स वो क्रोनोलॉजी वे पहले से पूछ सकते हैं, क्वेश्चन एनसीईआरटी से मिल जाएंगे आपको। सो सिराज उद्दौला, he was a very young man when he came to the power, and then uh, he came to conflict with the Britishers, and finally that Battle of Plassey took place, 1757, and it was a sham war. It was a sham battle. Yeah, it's a real battle नहीं हुई, because traitor played the role, and finally Robert Clive or the English East India Company had won the war, and that established their power in the Bengal. Then the Mir Jafar,
who was a betrayer or who had supported the Britishers. Britishers को उसने support किया था. He was made the Nawab of Bengal, but finally he could not satisfy the demands of a English East India Company. Like I say, he was made the Nawab of a Bengal by the East India Company. So automatically, Britishers were now the masters of a Mir Jafar. So they were demanding a lot of things. तो एक लेवल तक मीर जाफर was able to fulfill the demands of ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन एक लेवल के बाद वो भी कर नहीं पाया. And then Mir Qasim came to the power. So again, Mir Qasim, he was to some extent he was a very good statesman. तो इसने अलग-अलग फोर्सेस एक जगह लाने की कोशिश की, जैसे बैटल ऑफ बक्सार में एक साइड में देयर वाज ईस्ट इंडिया कंपनी और अनदर साइड देयर वर थ्री रूलर्स. एक साइड में मीर कासिम था, दूसरे उसके ही वाज सपोर्टेड बाय द मुगल रूलर और बाकी भी रूलर्स थे. तो एक साइड में तीन फोर्सेस थे, एक साइड में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बट स्टिल ईस्ट इंडिया कंपनी वेयर succeeded to defeat this confederacy of three forces. So the basically issue कहाँ पे थे? तो basically मीर कासिम had abolished the duties altogether. ये जो taxes थे या duties थे, तो उसने सबके लिए जो duties थे वो abolish कर दी. तो it had affected the interest of East India Company. The East India Company had been given the uh, uh, that taxes were not imposed on the East India Company. तो ये कैसे कि उसने सबके लिए open कर दिए. That had affected the interest of East India Company. He had formed the confederacy with Nawab Shia Uday Ullah and Emperor Shah Alam II. ये confederacy थी, but सिर्फ नाम के लिए लोग थे. The Emperor Shah Alam II. He did not have that much strength or power, और ये भी उतना powerful नहीं था. तो बस एक confederacy थी. Major power या जो strength थी that was with the Mir Qasim. और finally that battle of Buxar took place in 1764 and Mir Jafar finally died. तो basically हम बोल सकते हैं कि दो Battle of Plassey that established the East India Company as a political force. But जो major जो battle थी that was the Buxar that had shown the military strength of East India Company. जो पहली जो बैटल थी 1757 की जो बैटल थी that didn't show the strength military strength of ईस्ट इंडिया कंपनी. ये जस्ट एक जो पहली जो वॉर थी बैटल ऑफ प्लासी से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ इस्टेब्लिश नहीं हो पाई थी. बस दे गॉट द अपॉर्चुनिटी टू कंट्रोल द बंगाल. बट दिस बैटल ऑफ बक्सर established the East India Company as a real power, military power in India. और यही उसके कारण ही बाकी जो लीडरशिप है, बाकी जो ये है रीजनल रूलर्स है, दे हैड रिकॉग्नाइज्ड ईस्ट इंडिया कंपनी एज वन पॉलिटिकल फोर्स बिकॉज ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर. तभी एक आधी बार क्वेश्चन आ सकता है, दे कैन आस्क द क्वेश्चन कि सिग्निफिकेंस ऑफ बैटल ऑफ बक्सर. या तो बैटल ऑफ प्लासी से उनको ऐसा कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ, जस्ट दे इमर्ज एज वन पॉलिटिकल फोर्स. लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिली टू शो देयर मिलिट्री strength. But this battle of Buxar had shown the battle of Buxar, that military strength of East India Company. That is the significance of battle of Buxar. So how was it fought in such a thick forested region of Buxar? Huh? Like such a thick forested region of Buxar instead of all other places. वो battle जो हुआ Buxar में, हाँ. why was it fought there in such thick forested area away from the kingdom? ऐसा कुछ reason है उसका? इससे कुछ reason तो नहीं पता मुझे. Like there will be some reason why it took place. हाँ, ऐसा कुछ reason नहीं पता. Sir, is it not important? Like for the exam. The topic is not important. पता नहीं सर. So it is important to read. It's interesting because such a thick forested region away from their points, of kingdoms. So उधर कहाँ से? I have this curious reason. That's why I asked. मेरे पढ़ने में नहीं है ऐसा कुछ. ठीक है, हो सकता है कुछ ना कुछ रीजन हो सकता है. कैसे कि whenever they were fighting,
they were always trying to find some strategic position or location. कि वहां से कैसे कि वो ठीक है कि जैसे बैटल ऑफ पानीपत है, इट हैज सच अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन, शायद हो सकता है यहाँ पे। ये हमेशा कैसे कि जब वॉर होते थे तो हमेशा वो देखते थे कि सप्लाई ऑफ वाटर, हमेशा वो देखते थे कि सप्लाई ऑफ वाटर मुझे कैसा रहेगा, क्योंकि आर्मी रहती है इतने लोगों को पानी का अरेंजमेंट कैसे करना है, दैट वाज प्रोवाइडेड एट द पानीपत। So maybe there must be resources available. तो हम्म। उसके लिए find So like mining questions. mining हो सकती है चीजें। So basically, after the Battle of Buxar also, Britishers had not directly taken the control of a Bengal. Now they emerged as a very strong political force through the Battle of Buxar. लेकिन still, East India Company had not taken the direct control of the administration. उन्होंने direct control नहीं लिया, अपने हाथ में कुछ नहीं लिया। Now उन्होंने वो एरिया तो जीत लिया, लेकिन कैसे कि still they had placed someone, some Indian person placed at the throne of Suba, तो उसके reasons भी थे। तो they had installed Naz Uddaula। So basically उस तरह से उन्होंने वो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से मैनेज किया कि they had installed one Indian person at a Bengal। तो बेसिकली जो एक रीजन ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं यदि खुद वो पॉलिटिकल पावर कैप्चर कर लेते, देयर वाज अ फियर ऑफ अ रिवोल्ट ऑफ अ कॉमन मैन, एक उनको डर रहता लगता। तो शायद कैसे कि इनिशियली दे हैड अगेन इंस्टॉल्ड वन पर्सन, दैट वाज नथ उद्दौला, and the entire management of the administration should be left in the hands of a minister or deputy subedar who would be nominated by the Britishers। कि एक इंडियन आदमी को ही वहां पे बिठाया, जैसे फॉर एग्जांपल कि दैट जिस मीर जाफर की डेथ हो गई, उसके बाद जैसे मीर जाफर है, फिर से मीर जाफर को डेथ हो गई, फिर से उन्होंने वही उसके कोई रिलेटिव्स को यहाँ पे बिठा दिया, अपने हाथ में कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लिया, इनडायरेक्टली दे वर कंट्रोलिंग द बंगाल। जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनडायरेक्टली कंट्रोल किया उन्होंने फ्रॉम 1757 onwards। तो entire management of the administration should be left in the hands of a minister called deputy subedar, उसको deputy subedar बोलते थे, और that was nominated by the English। तो indirectly Britishers were controlling the Bengal administration। तो इससे क्या लोगों को लगने लगा कि ठीक है कि ब्रिटिशर्स हैड वन द वॉर, बट हमारा ही आदमी यहाँ पे राज कर रहा है। बट डेप्यूटी सुबेदार was nominated by the Britishers, and that way indirectly Britishers were controlling the whole Suba or their reserve। Supreme control over the administration passed into the hands of the English। तो लेकिन इनडायरेक्टली इंग्लिश ब्रिटिशर्स वेयर द रूलिंग ओवर द बंगाल, एंड दिस फिगर एट नियर दैट्स नवाब रिमेन द merely as a figure eight, ये जस्ट फिगर एट बनी रही हो, या पावर्स वेयर डायरेक्टली कंट्रोल। लेकिन ऐसे बाहर से देखेंगे हम तो ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं इंडियन आदमी राज कर रहा है। देन then one important development took place। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि through the battle of Plassey and battle of Buxar, that whole administration went into the hands of a East India Company, and indirectly they were exploiting all the resources। ये जो resources है वो उनके ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चले गए थे। Then Treaty of Allahabad that took place। तो अगेन जो बंगाल के बाजू में जो अवध करके जो रीजन था, तो वहाँ पे रोहिलास थे तो अनदर दैट रोहिलास, तो अगेन उनके साथ भी ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो बेसिकली फ्रॉम दैट बंगाल रीजन दे वांटेड टू एक्सपांड देयर टेरिटरी, कि वो टेरिटरी बंगाल से बाहर जाना चाहते थे, एंड धीरे धीरे दे हैड ट्राइड टू कैप्चर द अवध रीजन जो यूपी के साइड में है। तो दैट वेयर वहाँ पे उन्होंने दे हैड फॉट द वॉर, एंड अगेन उनका जो पपेट्स बोल सकते हैं फिगर इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ नवाब एट अवध। एंड
that Shah Alam II, who was the emperor of Delhi, granted the Diwani of Bengal, Bihar and Orissa to East India Company. और वहीं से उसको शाह आलम को बोला उन्होंने कि हमें दीवानी राइट्स, बेसिकली दीवानी राइट्स कहते थे, बेसिकली इट वर द टैक्स कलेक्शन राइट्स. तो दीवानी राइट्स थे, these were called the tax collection rights. They were granted to the East India Company. तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो ये है, तो बेसिकली कैसे है कि वहाँ पे इंडियन रूलर्स वेर इंस्टॉल, बट जो टैक्सेशन की जो राइट्स है दे वेर इन द हैंड्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड दैट वे ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड टू एक्सप्लॉइट द इंडियन रिसोर्सेज. ये जो डेवलपमेंट्स है, ये जैसे आप देख रहे हैं 1757, 1765, 1770, ये जो डेवलपमेंट, सो यहाँ से आप देखते हैं कि ब्रिटिशर्स हैड एक्सप्लॉइटेड द ह्यूज रिसोर्सेज. 1780s में हम देखते हैं कि देयर वाज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड. 1780 मैंने पकड़ लो 10-15 साल के बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में स्टार्ट हुई. So there is one view among the historians that industrial revolution of England was financed by the exploitation of India. ऐसा एक व्यू है, कुछ बोलते हैं historians कि कहीं ना कहीं revolution, that industrial revolution of 1780 took place, it is because of exploitation of Indian resources. तो आपको क्या लगता है? Not only exploitation of India, but wherever there were British colonies, exploitation from all the region by Britishers was funded. They were नहीं, funded India. not, I am talking about only industrial revolution. Yes, yes. They were getting lot of money from India and resources. They did not have anything over there. That is the reason they came towards East and East India. Naturally. और Their main motive was to exploit the raw materials. नहीं, मेरा जो क्वेश्चन है कि ठीक है एक्सप्लॉइटेशन तो हुआ ही यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि यस देयर वाज डेफिनेटली द एक्सप्लॉइटेशन टुक प्लेस. दे हैव टेकन अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम दिस बंगाल रीजन, लेकिन वो रिसोर्सेज रियली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में इस्तेमाल हुए क्या नहीं, मैं वो पूछ रहा हूँ. So it's capital, raw materials, and labor, right? For to propel any industrial revolution. So basically, there were famines in England also. There was a lot of labor available from villages. There was a lot of migration to their good cities, the important major cities, right? Raw materials came cheaply from India, and they had huge capital that they gathered over with the shareholdings of East India Company. The lords became very rich, ultra rich. So all of these together is a good problem for at least some industries. And there was a huge Reddite revolution there also, right? Like all their craftsmen also were against this because they lost to all industries. तो एक जो व्यू बोलते हैं कि वो मोस्टली कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इट इज बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्लॉइटेशन. एक जो व्यू बोलते हैं हिस्टोरियंस कि ऐसा नहीं हुआ, कि इसका ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ. बेसिकली इन नेक्स्ट 100 years ईस्ट इंडिया कंपनी एंटर्स इनटू द डेट, ह्यूज डेट, यानी जो उसके जो डायरेक्टर्स थे या जो कंपनी के मालिक थे उनको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कैसे है कि जो भी वो पैसा एक्सप्लॉइट करते थे दैट वाज यूटिलाइज हियर, इट वाज यूटिलाइज फॉर द फर्दर एक्सपेंशन. और जो भी यहाँ से पैसा लेके गए मोस्टली द ब्यूरोक्रेसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी who were called the NABOB, NABOPS, जैसे रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो भी लोग हैं, तो यहाँ से वो पैसा लेके गए थ्रू द करप्शन, बट दैट वाज नॉट यूटिलाइज इन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई था, ऐसा बोला जाता है कि इंग्लैंड की जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई, सो दैट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस विद देयर ओन इन्वेस्टमेंट, कि वहाँ के जो रिसोर्सेज थे, उनके जो रिसोर्सेज थे उनके दैट वर प्रॉपरली, जैसे शायद मैंने आपको किसी को याद होगा, मैंने आपको एक कैपिटल फॉर्मेशन का टॉपिक पढ़ाया था, कोई था कैपिटल फॉर्मेशन इकोनॉमी में.
याद है? तो बेसिकली जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई इंग्लैंड में या कहीं पर भी हुई है, यानी कि नॉट ओनली द इंग्लैंड, बट इफ यू टेक द एविडेंसेस ऑफ एवरीवेयर इंक्लूडिंग द चाइना, जो भी उनकी जो ग्रोथ हुई, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दूसरे के पैसे पे तुम खुद की ग्रोथ नहीं कर सकते कभी। यानी जो जो ग्लोबल एक्सपीरियंस है, यानी पिछले 200-300 साल का जो एक्सपीरियंस है, कोई भी कंट्री दूसरे के पैसों पे बड़ा नहीं हो सकता। यदि आपको बड़ा होना है तो यू शुड हैव टू रीजनरेट और यू हैव टू जनरेट योर ओन रिसोर्सेज। चाइना भी आज की जो ग्रोथ है, चाइना की आज भी जो, ठीक है वहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है, ऐसा नहीं है, लेकिन चाइना हैड redirected their resources, domestic resources in such a way so that they could make the growth. तो कोई भी कंट्री यानी इंक्लूडिंग यूएसए आल्सो, जितने भी कंट्री डेवलप हुई है, नॉट विद द हेल्प ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आज भी इंडिया में देख लो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी आती है हमारे जीडीपी के? 0.2% ऑफ ओवर जीडीपी। हम जैसे अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर फिर से बाहर निकले हैं घूमने के लिए 2 साल के बाद। तो बेसिकली ही इज गोइंग एवरीवेयर एंड डिमांडिंग और आस्किंग फॉर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दैट contribution of foreign direct investment is only 0.2% of our GDP। 0.2% नहीं है तो जीडीपी में क्या फर्क पड़ने वाला है? 0.2 0.5 से 1% भी यदि वो इन्वेस्टमेंट नहीं आती तो भी कुछ हमारे ग्रोथ में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बेसिकली यदि हमें ग्रोथ करनी है, इट शुड बी थ्रू अवर रिसोर्सेज। जैसे अभी हमारे पास, जैसे अभी आपने तो देखा होगा कि मोनेटाइजेशन स्कीम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की, शायद आपने पढ़ा होगा। तो हमारे पास से ऑलरेडी इतने रिसोर्सेज है, बट दीज आर अनयूटिलाइज। रेलवे के पास कितनी बड़ी जगह है और अनयूटिलाइज है, बहुत सारे पब्लिक स्टेडियम यूनिट्स है, उनके पास अनयूटिलाइज लैंड है। तो ये जो एसेट्स है हमारे पास, तो इंडिया इज हैविंग द ह्यूज एसेट्स। हमें ऐसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है। हमारे पास सिर्फ जरूरत है टेक्नोलॉजी की, विच कैन बी इम्पोर्टेड एट अ वेरी चीप कॉस्ट, ऐसा भी जरूरी नहीं है। बट जैसे कि शायद हमारे जो पॉलिसी मेकर्स है, दे आर मोर फोकसिंग ऑन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इंडिया को रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, वी हैव ह्यूज रिसोर्सेज, वी हैव चीप लेबर, we have a very good climatic conditions, we have a very good forestry, we have a talented people also। ऐसी कोई जरूरत नहीं है, बट हमारा फोकस है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कभी एक बार वो क्वेश्चन आया था, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, तो यू कैन टेक द सेकंड व्यू। यदि आप वो इस तरह से लिख सकते हो कि आप यदि पिछले, अभी कभी भी आप यदि पढ़ोगे आप, तो आप कैसे फॉरेन पिछले 5 साल का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का डाटा निकाल कर कभी आ सकता है क्वेश्चन कि ठीक है अभी 2020 चल रहा है, उसके पहले 5 साल में कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, अगेंस्ट जीडीपी देख लो कितना है। तो आप मैंने डाटा से एक्सप्लेन कर सकते हो आप कि इतना नहीं आया, 0.2%, 1% भी आता है तो भी दैट इज नॉट सफिशिएंट। तो हमारे पास से इतने रिसोर्सेस है, प्रॉब्लम इज वी डोंट हैव द कैपेबिलिटी टू दैट चैनलाइज द रिसोर्सेस। जो रिसोर्सेज चैनलाइज करने के लिए जो मैकेनिज्म है, वो हमारे पास नहीं है। कि जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग सिस्टम, ये मेरे पास बैंकिंग सिस्टम नहीं है, इसलिए आई मेक इन्वेस्टमेंट इन द गोल्ड विच इज अनप्रोडक्टिव। यदि वही मेरे पास मैकेनिज्म है, आई विल मेक इन्वेस्टमेंट इन एलआईसी, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, बॉन्ड्स, तो वो प्रोडक्ट के एसेट्स में जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इट विल क्रिएट द एसेट्स। लेकिन आई मेक इन्वेस्टमेंट इन लैंड, जो मुझे कुछ प्रोडक्टिव एसेट्स, लैंड इज नॉट अ प्रोडक्टिव एसेट वैसे देखा जाए, बट जैसे हमारा जो है 60%, जैसे एज ए इंडिविजुअल हमारा जो मेरा जो भी सेविंग है, उसमें से 60% सेविंग एंटर्स इनटू द अनप्रोडक्टिव एसेट्स, मोस्टली लैंड एंड गोल्ड। तो इससे हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं होगी। हमारा जो जो सेविंग है बहुत हाई है, यानी लगभग हमारा जो सेविंग, यूएस का जो सेविंग है इट इज ओनली 2%। But mostly these people make investment in share financial instruments, shares, mutual fund, LIC, bonds। इसमें इन्वेस्टमेंट करता ऑटोमेटिकली चैनलाइज हो जाते हैं टू ग्रो द इकोनॉमी।
लेकिन इंडिया का जो प्रॉब्लम्स है तो बेसिकली बताने का पर्पस क्या है कि कैसे कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई इंग्लैंड के, इट इज नॉट विद आवर ओन मनी, इट इज नॉट विद द इंडियाज मनी। ये यहाँ के जो लोग थे पैसा लेके गए एंड दे हैड वेरी लग्जरियस लाइफ दैट, बट दैट मनी डिडंट एंटर्स इनटू द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो वहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स थे, व्हाट वी मीन बाय एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स को आप कैसे डिफाइन करोगे? independent business हाँ who give job but does not seek job. क्या? Who give job हाँ but does not seek job. Independent business. और who has their own startup. हाँ So we can call them creator of job हाँ rather than job seeker. ठीक है, बराबर है। बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स आर दोज हु नो द रिस्क एंड रिवार्ड। मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसमें मुझे रिस्क भी पता है और उसके रिवार्ड्स भी पता है। तो उसको हम बेसिकली उस तरह से हम एंटरप्रेन्योर्स को डिफाइन कर सकते हैं कि उसको रिस्क पता रहती है कि भैया क्या हो सकता है, और उसके रिवार्ड्स भी पता है। यदि फेल होता है तो इतना नुकसान होगा, लेकिन यदि सक्सेस होता है तो उसके रिटर्न्स भी उसको प्रॉपर इमेजिनेशन रहते हैं वो एंटरप्रेन्योर्स को, उसको क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहता है, तभी वो उसमें थोड़ा इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है। क्योंकि कैसे एंटरप्रेन्योर्स तो जो रहते हैं तो कैसे कि वो स्ट्रगलिंग फेज रहता है, तो उसके लिए तो कैसे पैसे नहीं रहते उसके पास, आइडियाज बहुत अच्छे हैं लेकिन फंडिंग नहीं रहता। तो बेसिकली इस तरह से हम देख सकते हैं कि दोज हु नो द रिस्क एंड एट द सेम टाइम रिवॉर्ड्स, वो भी उसको पता रहते हैं कि वो ऐसा मैं करता हूँ तो ये रिवॉर्ड्स मुझे मिल सकते हैं। दैट वे वी कैन एक्सप्लेन द एंटरप्रेन्योर्स। तो फॉर्चुनेटली इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री टू प्रोड्यूस द एंटरप्रेन्योर्स, and USA is the first, then China, then India. So we are entrepreneur country, but failure rate of India is the highest. More than 95% projects fail in India. The reason is simple. Our ecosystem is not that much conducive for the entrepreneurs. कि जैसे US की है, US में कैसे है कि there are always venture capitalists, एंजल कैपिटलिस्ट, वो जो सिस्टम बनी है वहाँ पे, तो कुछ नई आइडियाज है तो दे लोग वहाँ पे बैठे तो दे मेक द डिसीजन कि नहीं इसको आगे बढ़ाना चाहिए आइडियाज को। तो इंडिया में उस तरह का जो एक इकोसिस्टम है वो नहीं है शायद। कुछ सिटीज में है, जैसे एक हैदराबाद है, बेंगलोर है, वहाँ पे थोड़ा एक इकोसिस्टम अच्छे तरह से बिल्डअप हुआ है वहाँ पे, लेकिन बाकी जगह नहीं हुआ है। तो अ, तो यहाँ का जो बताने का एक पर्पज है कि जो इन्वेस्टमेंट यहाँ से गई इंडिया से, दैट डिडंट बिल्ड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, क्योंकि वहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स थे, क्योंकि कैसे हुए जैसे मैंने आपको बोला कि इन 1820s दे न्यू अबाउट द कैश रिजर्व रेशियो, दैट इज द कैश रिजर्व रेशियो इज द मॉडर्न बैंकिंग टर्म। कैश रिजर्व रेशियो जब आप इकोनॉमी में पढ़ोगे तो ये कैसे कि वहाँ पे प्रॉपर से देयर वाज अ फ्लरिशिंग ऑफ अ मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम, एंड दैट मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम है उस टाइम पे लंदन एंड एम्स्टर्डम दे इमर्ज एज अ फाइनेंशियल सेंटर्स ओके पर्टिकुलरली पीरियड, and they were supporting to this East India Company or new people, entrepreneurs, और वहीं से वो ग्रोथ हुई। तो uh, एक जो क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि जो 1780s में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ, उन्होंने वो पूछा था कि उस इंग्लैंड में जिस तरह कंडीशन थी वैसी कंडीशन इंडिया में है क्या, कंपैरिजन पूछा था। जीएस में क्वेश्चन पूछा था, जीएस 1 में, यानी जो कंडीशन इंग्लैंड में है 70 आज से 200 साल पहले, 200-250 साल पहले जो कंडीशन थी वैसी कंडीशन सिमिलर इंडिया में है क्या, ऐसा उन्होंने ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछा था। तो सही, तो उसका आंसर ऐसे किताब में नहीं है, तो आपको कैसे कि वो इमेजिनेशन करके ही देना है वो आंसर, तो हर एक का आंसर अलग अलग बन सकता था। वही तो उन्होंने कैसे कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ ना, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें एक साथ करना चालू किया कि दे हैड डिस्कवर्ड द कोल। एकाएक कैसे उन्हें कोल माइंस का पता चला, कोल माइंस जैसे पता चला तो कैसे कि इनिशियली दे वर ट्रांसपोर्टिंग दिस कोल थ्रू द डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन, बाद में उनको पता चला कि इट इज वेरी हेवी एंड डिफिकल्ट,
तो दे हैड बिल्ड द कैनल्स और वहाँ से वो लेके जाने लगे। तो जो सिस्टम है कि वो धीरे धीरे उन्होंने बिल्डअप की, तो वहाँ के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। एंड वो जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट वाज मेड टू मोस्टली द बैंकिंग, बैंकिंग या उनके जो लोग थे। तो इंडिया से बहुत ज़्यादा यानी जो एक सब्बेस जी भट्टाचार्य करके है, सब्बेस जी भट्टाचार्य इज इकोनॉमिक स्टूडेंट्स बोला जाता है उनको, सब्बेस जी भट्टाचार्य। तो उन्होंने वो नंबर से दिखाया, नंबर्स उन्होंने रिसर्च किया वो टॉपिक पे, और थ्रू द numbers he had shown that his exploitation in India didn't support the industrial revolution. अब कैसे कि ये इनका जीएस ऑप्शनल नहीं है, जिनको ऑप्शनल है वो रेफर करते, बहुत छोटी सी किताब है सब्बेस जी भट्टाचार्य की, 100 पेजेस की वो छोटी सी किताब होगी जैसा इसकी है। बेसिकली कैसे कि वो रिसर्च बेस्ड किताब है, उन्होंने वो नंबर से दिखाया उन्होंने कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके पहले जो एक देयर वाज अ कॉमन मिसकंसेप्शन दैट वी वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया। दैट वाज द मिसकंसेप्शन अमंग द इंडियन हिस्टोरियंस आल्सो कि नहीं, हमारे कारण इंग्लैंड की का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, हम नहीं होते तो उनका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं होता, दैट वी वर हैविंग द प्राइड। तो दैट हिस्टोरियंस हैड शोन थ्रू द नंबर्स। तो यदि वो आपको किताब यदि आपको कहीं मिलती है तो, या शायद आपको चाहिए तो मेरे पास मिल जाएंगे वो किताब, तो वो नंबर से उन्होंने दिखाया था। यदि उस तरह का क्वेश्चंस आता है और आपने वो किताब को यदि वो नंबर से वो एक्सप्लेन किए आंसर, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि सर रेयरली कोई वो नंबर्स ऊपर काम करेगा और उस तरह से एक्सप्लेन करेगा वो चीज़ें। तो लेकिन वही आपको ये रहते हैं कि आपको मेहनत करनी पड़ती है ऑप्शनल उस लेवल पे, तभी आपको वो मार्क्स देंगे, ऐसे मार्क्स नहीं मिलते। So, but they used to exploit raw materials from here, then how can you say that industrial revolution in cotton textiles? Hmm. It emerged a lot So from not only the India contributed, some were imported from India, they also imported raw material from the America. They were not totally dependent on India. They were getting the huge और ज़्यादा सस्ता उनको अमेरिका से मिलता था, because they had the good quality slavery थी वहाँ पे, they were getting that at a very cheap rate। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कब कॉटन की डिमांड कब बढ़ी, व्हेन देयर वाज अ सिविल वॉर इन यूएस। सिविल वॉर कब हुआ वहाँ पे, 1776 के टाइम पे वहाँ पे सिविल वॉर स्टार्ट हुआ वहाँ पे। दैट टाइम दे हैड डाइवर्टेड टू इंडिया। उसके पहले दे वर मोस्टली इंपोर्टिंग द रॉ रॉ मटेरियल फ्रॉम द अमेरिका, इट वाज कंपैरेटिवली मोर चीप। ये बात पहले मैंने बताया इसका, ठीक है थोड़ा जस्ट ये आप थोड़ा याद रखनी है चीजें कि जैसे अलीवर्दी खान था 1756 में, he died अलीवर्दी खान। then Siraj Uddaula young man came to the power and he came into conflict with the East India Company। then Kasti Begum and Shaukat Jung they had ruled for short period। and राज वल्लभ, तो ये आपको एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, आपको एक क्रोनोलॉजिकल बेस से ये करनी। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या था, व्हाट वाज द प्रॉब्लम बिटवीन दिस ईस्ट इंडिया कंपनी and Siraj Uddaula, that was the reason of conflict was fortification of fort at Calcutta। The East India Company wanted to make the fortification of a fort at Calcutta। तो सिराज उद्दौला का कहना था कि आई एम द बॉस ऑफ दिस रीजन, तो यू शुड टेक माय परमिशन। और उसका वो एक लेवल पे बराबर भी था, बिकॉज दैट वाज हिज अंडर हिज टेरिटरी। But East India Company had not taken the permission from Siraj-ud-Dawla and started the fortification। And finally, Siraj-ud-Dawla had given the instruction to destroy that fortification of Calcutta। तो यहाँ से वो conflict start हो गया। The English discounted the chances of Siraj-ud-Dawla's succession to the throne। अब क्या चल रहा था कि when Siraj-ud-Dawla came to the power, he was a very young man।
but there was a royal conflict at Bengal, तो he was opposed by घसीटी बेगम एंड शौकत साहब, ये उसको अपोज कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स का कैलकुलेशन था कि यदि वो कॉन्फ्लिक्ट में कौन जीत जाएगा, वो घसीटी बेगम और शौकत जन जीत जाएंगे। तो उस ये हिसाब से उन्होंने कैसे कि सिराजुद्दौला वाज निग्लेक्टेड और डिस्काउंटेड, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, एंड दे स्टार्टेड टू मेक द कंस्ट्रक्शन। इसी टाइम पे क्या हुआ, एक ब्लैक होल एपिसोड, यहाँ पे प्लेस में क्वेश्चन आ सकता है, ब्लैक होल एपिसोड हुआ। किसी को पता है ब्लैक होल एपिसोड? तो यहाँ पे लगभग 70-80 इंग्लिशमैन वेयर केप्ट इन वन रूम, एक रूम में उनको रखा गया है। तो वो रूम में कैसे पता नहीं, मे बी रीजन, लॉट ऑफ पीपल डाइड। तो उसमें ऐसा सिराजुद्दौला का डायरेक्ट रोल नहीं था, कि उसका कोई तरीके ऑफिसर था, ही वाज रिस्पांसिबल फॉर कीपिंग ऑल दिस पीपल इन अ सिंगल रूम। और उसके बहुत सारे उसमें बच्चे भी थे, लेडीज भी थे, जेंट्स भी थे, और बहुत सारे लोग यहाँ पे मारे गए थे। So that had infuriated the East India Company. तो हॉलवेल करके कोई तो भी था एक, कि who had described that black hole episode। तो कभी प्रीलिम्स में आ सकता है क्वेश्चन, ब्लैक होल एपिसोड क्या था, किसने वो डिस्क्राइब किया, दैट वाज नेम, कभी पूछ सकते हैं हॉलवेल। तो वो इंसिडेंस हुआ, तो बेसिकली सिराजुद्दौला वाज नॉट अवेयर ऑफ दैट इवेंट, ही वाज नॉट डायरेक्टली एंगेज विद दैट एपिसोड। उसका कोई तो भी ऑफिसर होगा कि उसने वो इंस्ट्रक्शंस दिए, और अनफॉर्चुनेटली उनका कोई इंटेंशन भी नहीं था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लॉट ऑफ पीपल वर डाइड इन दैट एपिसोड दैट हैड infuriated the East India Company officers, and they had taken the strict action against the Sirajuddaula, और वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट और बिल्डअप हो गया। So, because of that incidents, black hole incidents, this Madras Council sent army under Robert Clive and Admiral Watson, a army भेजी गई, and Calcutta, Clive recovered the Calcutta on 2nd January 1757। उन्होंने वो बेसिकली कलकत्ता जो फोर्ट है वो जीत लिया उन्होंने। That treaty of Alinagar took place finally, Siraj-ud-Dawla and East India Company में वो treaty हो गई, and then Mir Jafar was placed there, and he was supported by Rai Durlab, Jagat Seth, Omi Chand। ये जो नाम है, these were all the merchants। Rai Durlab, Jagat Seth, Omi Chand, they were the supporters. They had supported the Mir Jumla, and finally uh, his सिराजुद्दौला had again fought the war। तो ये आपको कैसे कि एनसीईआरटी के इसमें बहुत अच्छी तरह से दिया है, अब वो अंडरलाइन करके एक बार पढ़ लेना, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमेशा क्वेश्चंस पूछे आप उन्होंने, और अलग अलग टाइप की जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे तो ये एरिया अच्छा आपका हो जाएगा। ऐसे इसमें फैक्ट्स फिगर ही बहुत ज़्यादा है। So basically, Britishers had conquered the Bengal territory. So what were the reasons? कुछ reasons हम उसके explain कर सकते हैं। Bengal had only recently emerged as a semi-independent kingdom। तो जैसे क्वेश्चंस मैंने आपको पहले बताया था, कैसे कि सिराज उद्दौला और दिस was defeated, and then again they had installed the other person, निजाम उद्दौला है, बाकी जो लोग थे installed किए। तो इससे क्या हुआ कि when Britishers had not taken the direct control of Bengal region, or they were indirectly ruling over the Bengal। तो बेसिकली क्वेश्चन ये आता है कि why didn't the people revolt against the East India Company, कि जो वहाँ के लोग हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में क्यों नहीं गए। तो उसका रीजन सिंपल था कि शायद बंगाल वाज रिसेंटली इमर्ज एज अ सेमी इंडिपेंडेंट किंगडम। बेसिकली आज भी उस टाइम पे भी लोग मुगल एम्परर को ये मानते थे, एम्परर मानते थे, एंड दे वर द फ्यूडिटरीज। तो कहीं ना कहीं इसके कारण ये हो सकता है कि पीपल डिड नॉट बॉदर अबाउट द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, कि डायरेक्टली उन्होंने जब ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़्यादा उन्होंने बॉदर नहीं किया, पीपल डिड नॉट बॉदर अबाउट द, दे डिड नॉट रिवोल्ट अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी, बिकॉज इट वाज रिसेंटली इमर्ज। तो लोगों को लेना देना, ज़्यादा लेना देना नहीं लगा, शायद एक फैक्टर हो सकता है। सो नो अटैचमेंट
बाउंड द पीपल टू द रूलिंग हाउस. तो कैसे कि एक अटैचमेंट बिल्डअप नहीं होता जस्ट इस 25 साल का पीरियड था या 50 साल का मैक्सिमम पीरियड होगा अलीवर्दी का या 1730 से वो स्टार्ट हुए थे कि दिस रूलर स्टार्टेड टू कार आउट द डिफरेंट इंडिपेंडेंट किंगडम. जैसे साउथ में आसिफ उद्दौला गया तो इधर अलीवर्दी खान है उसके पहले के जो लोग थे वो गए थे. तो बेसिकली पीपल डिड नॉट हैव दैट मच अटैचमेंट इमोशनल अटैचमेंट. Automatically when one ruler was replaced by the another, the people did not bother. It is not because of having any emotional attachment. The common people were accustomed to the revolution to trouble themselves seriously about any change in the government. So basically they were not bothering about that. ये कैसे है कि उनके लिए हमेशा की एक चीज थी है बस ये हो रहा है ऐसे हो रहा है. कि जैसे फॉर एग्जांपल ये महाराष्ट्र में हुआ. Maharashtra में हुआ where Mughal or these foreign rulers were trying to encroach the Deccan territory. That time people had revolted. तो ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ because it was recently emerging and still they consider Mughal emperor as their rulers. The idea of nationality or patriotism was virtually unknown. कोई मुझे बता सकता है difference between nationalism and patriotism? या एथिक्स के पेपर में उन्होंने डेफिनेशन पूछी थी पैट्रियोटिज्म क्या है. जो आपका जो एथिक्स का पेपर है फोर्थ पेपर तो उन्होंने वहाँ पे व्हाट डू मीन बाय पैट्रियोटिज्म क्वेश्चन पूछा था. तो ठीक है नेशनलिज्म हम कभी एक आधे बार लेके कहीं ना कहीं आएगा ही वो टॉपिक. तो वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन नेशनलिज्म. पैट्रियोटिज्म आपको क्या लगता है आप पैट्रियोटिज्म आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? So, nationality is just allegiance to an idea of nation state, हाँ वेरी a sovereign nation state. Patriotism is a complete allegiance to that nation state. Nationality is more pragmatic. Practical as nation state. Patriotism is about more into emotional inclination. गुड. Emotional inclination ज़्यादा है. इमोशनल इंक्लिनेशन. Spiritual ideas needs and So, patriotism is also like the defense of your nation state, basically. पैट्रियोटिज्म So, nationality is understand like complete faith in the idea of nation state. Patriotism is complete assertive and defense of that idea of nation state. वेरी गुड. So, you cannot be a patriot if you do not associate with the idea of nationality. So, I was just putting incentives of monetary and family well-being beyond, above, like below the idea of nation state. if you are not paying the income tax तो आप पैट्रियोटिक हो गए. So, मेरे tax से अगर मुझे बता दो मैं तो I think it's patriotic and not. और बताओ बराबर है आपका कुछ लेवल पे बराबर है. आप और थोड़ा ये करो. आपने जो अन्य कुछ लेवल पे आप बराबर आ गए आप. There's also a very lot of faith in the laws and tradition of हाँ the nation. वेरी गुड. That faithfulness is patriotism. अगर मैं सिर्फ ऐसे से if I dictate, I will just give my state secrets as a bureaucrat to other nations. But it's beyond some monetary value and the faith in the laws and traditions. हाँ The art, the religion, people follow belief can be considered into patriotism. अजीत बताओ कुछ तो बताओ. सोल्जर ही पैट्रियोटिक होते हैं क्या? सोल्जर ही पैट्रियोटिक होते हैं. कॉमन मैन जैसे हमने बोला है कि वो आई एम आल्सो पैट्रियोटिक मैन तो कैसे डिफाइन करोगे आप? हाँ
टाइम की इन्वेंटरी की टाइम नहीं हाँ हाँ फिर भी कोई बोल रहा है दूसरा आपका आके बोल रहा है तुम्हारा ऐसा है तुम्हारा वैसा है फिर भी लगता है ऐसा हाँ या फिर ये भी हो सकता है कि टाइम पे टैक्सेशन वगैरह भरना वगैरह वो भी एक अच्छे भारतीय नागरिक की जो भी जो भी आपको लगता है लास्ट हाँ हाँ आप फिर से बोलो हाँ ठीक है वेरी गुड हाँ Taxation में मुझे emotional implication नहीं, materialistic implication. That is more international. That is my duty. But what I feel about my nation, that is patriotism. बेसिकली हम देख सकते हैं ऐसा तो डिफाइन करना तो बहुत मुश्किल है लग रहा है लेकिन स्टिल वी कैन डिफाइन द मोरल ऑब्लिगेशन बेसिकली पेट्रोटिज्म कैन बी डिफाइंड एज अ मोरल ऑब्लिगेशन टू अ पर्टिकुलर टेरिटरी कि यदि कोई सोल्जर जान दे रहा है अपने पर्टिकुलर टेरिटरी के लिए दैट इज अ पेट्रोटिज्म मोरल उसको कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि भैया तू इसके लिए जाने ही दे आई एम अ पेट्रियोटिक इफ आई पे द टैक्सेस इट्स माय मोरल ऑब्लिगेशन मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा आई कैन इवेट द टैक्सेस बट मुझे लगता है कि ये मेरा कंट्री है मैं पैसा दूंगा तो देर विल बी द ग्रोथ इट इज माय मोरल ऑब्लिगेशन ये तो बेसिकली इट इज अ मोरल ऑब्लिगेशन कोई आपको जबरदस्ती बोल रहे नहीं कि आपको देशभक्त बनो देशभक्ति के लिए ये करो इट इज योर मोरल ऑब्लिगेशन कि आप नहीं ये मेरी कंट्री है ये मेरा देश है उसके लिए मेरे तरफ से कुछ जाना चाहिए कुछ भी हो सकता है इन फॉर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स इन फॉर्म्स ऑफ सोशल सर्विस इन फॉर्म्स ऑफ कोई भी फॉर्म में हो सकता है वो तो दैट वे वी कैन डिफाइन द पेट्रोटिज्म तो बेसिकली इट इज अ मोरल ऑब्लिगेशन मुझे वो अंदर से लगना चाहिए कि यस आई शुड पे समथिंग टू द कंट्री वो मोरल ऑब्लिगेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं पेट्रोटिज्म जो आपने भी बोला है वो भी बराबर है ऐसा नहीं है कि वो गलत है कि वो तो इसलिए कैसे कि पेपर 4 के जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो हर एक के अलग अलग रहेंगे कोई किसी का एक स्टैंडर्ड आंसर नहीं रहेगा आप जो भी आंसर लिखोगे तो वो कैसे कि वो एक लेवल पे वो परफेक्ट ही रहेगा तो एक लेवल पे यानी इवन बहुत सारे ऐसे भी है कि आपने पेपर की पढ़ाई नहीं की तो भी बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं तो ओवरऑल उसके लिए कैसे कि थोड़ा रीडिंग की ज़्यादा ज़रूरत है यानी आप बचपन से यदि वो रीडिंग करने की हैबिट है आपको तो आपको पेपर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यू कैन इजीली राइट द आंसर जस्ट आपके एक आइडियाज क्लियर होने चाहिए तो उन्होंने पूछ लिया पेट्रोटिज्म क्या है तो कैसे कि आप लिख सकते हो कि जस्ट मेरा एक अंडरस्टैंडिंग है तो बेसिकली बोल सकते हैं कि वो मोरल ऑब्लिगेशन है कोई मुझे जबरदस्ती नहीं करता बट आई पे द टैक्सेस रेगुलरली आई प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी दैट इज द पेट्रोटिज्म कि प्रॉपर्टी यदि वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है बस है रेलवेज है गार्डन है दीज आर पब्लिक प्रॉपर्टी एंड आई टेक केयर ऑफ इट इज माई मोरल ऑब्लिगेशन जो मैं फ्यूचर जनरेशन को दे रहा हूँ आई एम अ पेट्रोटिक मैन So, always being lawful is not very, also not sometimes not patriotic, right? So, in the form of protest, you are allowed to thoda sa vindicate public property, right? That's a moral right. बराबर वो बोलेंगे बस को आरती बनता हुआ टैक्सी, you can't do that. हाँ तो Right? वो कैसे कि क्यों होता है वो कि कैसे कि यदि ये मैंने 10 रुपए की चीज खरीदी है आई विल नॉट स्पॉइल दो आई हैव द प्रोटेस्ट क्योंकि मुझे मैंने पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट किया है तो लेकिन यदि मुझे वो फ्री में मिलती है एंड मैंने इन्वेस्ट नहीं की है तो आई वुड नॉट बॉदर अबाउट द डिस्कशन Right, but say sure, but some forms of patriotism can also be against laws. Like if a government, majoritarian government makes a law and you protest against it. बराबर You don't have to be a law-abiding हाँ citizen. होता है इन्हें बहुत बार कैसे कि आपके पास वो ऑप्शंस ही नहीं रहते Right. तो यू चूज दैट एंडियलिज्म तो बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है कि बहुत सारे कंट्रीज में
नहीं रहती वो चाहे यानी कैसे कि जैसे फॉर इंडिया आल्सो कि लोअर कास्ट पीपल डोंट हैव द एक्सेस कि जैसे हायर कास्ट के भी मिडिल क्लास है दे हैव द एक्सेस ऑफ मीडिया और अलग अलग चैनल्स हो सकते हैं लोअर कास्ट के पास वो चैनल्स नहीं हो सकते कि टू एक्सप्रेस देयर ग्रीवेंसेस और जो फीलिंग्स है तो वो कैसे कि वो रोड पे आ चले जाते हैं तो वो चीज़ें होती है तो ऐसा कुछ नहीं तो बेसिकली बताने का पर्पज ये है कि जो एथिक्स के क्वेश्चंस होते हैं तो आप कैसे कि अभी से देखना चालू करो कि क्वेश्चन कैसे आए और कैसे कि आपको इमीडिएटली वो आपके तो बेसिकली वो भी कैसे आएंगे कि आप हमेशा सोचते रहोगे तो चीज़ें वहाँ पे वो क्रिस्टल क्लियर आंसर बनेंगे और किसी भी किताब में ऐसे उसके आंसर्स नहीं मिलेंगे यानी कैसे कि अभी तक मैंने कुछ देखा नहीं अच्छी किताब वो एथिक्स के पेपर के लिए कि जो भी किताबें हैं बहुत अच्छी नहीं है और बाद में मैंने इतने में देखी ही नहीं लोग लिखते ही नहीं उनको भी समझ में आया कि यूपीएससी वाले बहुत हमसे स्मार्टर लोग हैं तो कुछ लिखना ही बंद कर दिया है जो भी है तो कैसे कि रिपीटेड रिपीटेड वैसे किताबें आ रही हैं और हमेशा यानी कैसे कि सबसे वो एंजॉयबल पेपर रहता है एथिक्स का पेपर पढ़ने में आंसर लिखने में वो डिफिकल्ट रहता है लेकिन उससे वो यूपीएससी के लेवल भी समझ में आती है कि जिस तरह वो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं तो उनकी वो थॉट प्रोसेस समझते हैं कि कितने टैलेंटेड लोग हैं कि जिस तरह के क्वेश्चन सेट कर रहे हो तो ठीक है कभी फिर से हम वो डिस्कस करेंगे पेपर 4 वगैरह So basically, these were the reasons for the failureness of the Bengal. So basically, Siraj Uddaula जो failure था, he was a very young man, and वही बोलेंगे जो maturity चाहिए थे to fight against the very mature company like a East India company, ये उसके पास नहीं थे. He had the energy, he had the vigor, but problem was he did not get that much support from his people, and finally he was defeated. He was killed, and finally that whole Bengal came into the hands of the Britishers. बाद में Britishers had established their own system, and all the resources were exploited in the East India Company to expand the Indian territory. ठीक है यहाँ से हम देखेंगे कि किस तरह से ट्रेड और कॉमर्स या उनका जो बाकी जो सिख का एक टॉपिक So when does medieval history end exactly? जैसे हम मॉडर्न इंडिया को हम कैसे कि 1700 से स्टार्ट करते हैं यानी मॉडर्न इंडिया को जो मॉडर्न इंडिया बोलते हैं 1700 अब 700 टू 1700 एक मीडियल पीरियड आप पकड़ सकते हो So basically, we divide the history into ancient, medieval, and modern India on the basis of a structure, economic structure, political structure, or social So structure. there is modern history now, right? But it is a modern history. Okay. जो ब्रिटिशर्स इंडिया वालों को जॉब नहीं दे रहे थे हाँ? ब्रिटिशर्स जो है हाँ, इंडिया वालों को इंडिया में भी लोअर कास्ट ये जॉब देते थे तो फिर वो रिवोल्ट करके करेंगे जो उनका फायदा हो रहा है So they sided with traditional subclasses like Mahagoregaon, very important. They fought against Peshwas. तो तो उनका फायदा हो रहा है वो रिवोल्ट रिवोल्ट कैसे लेकिन कैसे जॉब भी बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं हो रहा है तो जिस तरह से जॉब्स क्रिएट होने चाहिए थे उतने ज्यादा जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे थे इंडिया वालों के कंपेयर में सबसे बढ़िया जॉब तो ब्रिटिशर्स हाँ ब्रिटिशर्स अच्छे सैलरी देते थे लेकिन जो जॉब्स बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं होते थे ना ये पूरे जो लोग थे ले मांगने वाले तो बहुत थे लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इतने जॉब्स नहीं थे ना और बेसिकली उनका ये क्या था कि वो कैसे कि जो हायर पोस्ट है दे वर ऑक्युपाइड बाय द ब्रिटिशर्स तो but during this period we were the biggest employer for the British people उल्टा देखो आप, यदि उल्टा देखोगे तो we were hiring the lot of British peoples in India तो वहाँ के लोग इंडिया में आना चाहते थे बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी वाज पेइंग द गुड सैलरी तो बहुत सारे लोगों की एम्बिशन थी कि इंडिया में जाना और जॉब करना But sir, as read that they only sent like even the administratively they only sent Scottish and Irish people to India. हाँ Like no one wanted to go in the hot climate of India. No. Government officials. तो यहाँ पे आने वाले लोग कौन थे मोस्टली द एडवेंचरस पीपल ईस्ट इंडिया कंपनी को टैलेंटेड लोग क्यों मिले वो वर एडवेंचरस नई चीजें सीखना है करना है एंड सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं देखो आप कैसे ही उन्होंने हमें हमारी हिस्ट्री बताई ठीक है कुछ लोग डिस्टॉर्टेड उनकी लेकिन वो लोग यहाँ पे आए दे हैड लर्न द संस्कृत लैंग्वेज
संस्कृत लैंग्वेज, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग है, कल्चर अलग है, लेकिन यहाँ पे वो लोग आए इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज यहाँ पे सीखे, उन्होंने संस्कृत सीखी, पाली सीखी या बाकी लैंग्वेज Forestry सीखी। also, like ornithology वगैरह. इधर के लोगों ने भी तो यही तो उन्होंने कैसे कि आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशंस किए, यानी सिर्फ उनको यही सिर्फ पैसा ही लेके जाना था, तो ऐसा नहीं था। दे हैड आल्सो द क्यूरियोसिटी इन इंडियन सिविलाइजेशन, वो उनसे रिफ्लेक्ट होता है। तो हम कैसे कि एक ही एंगल से नहीं देख सकते उनको, कि उन्होंने बहुत सारी चीजें हमको दी है। इधर के लोगों ने भी तो इंग्लिश वो तो हम जॉब के लिए सीखते थे। So, the question, right, it says he like actually ruling by intrigue. This is what you are saying, right? Because it's intrigue. Clive also learned a lot of language, and he was also an adventurer, right? एडवेंचर। और वो कहाँ से आया था? जब वो आया तो क्लर्क करके लगा। क्लर्क से कैसे कि जब उसमें कैपेबिलिटी थी, तो वैसे कोई भी नहीं आता था यहाँ पे, जिसको लगता था कि एडवेंचरस लाइफ चाहिए, फूड लाइफ चाहिए, कुछ ये चाहिए, तो वो क्लर्क से बन के वो पोजीशन पे चला गया। तो वो वैसे कि उनको बहुत टैलेंटेड लोग, नॉट ओनली इन मिलिट्री बट एट एकेडमिक्स या बाकी चीजों में भी बहुत सारे लोग आए थे यहाँ पे। सर चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, आप इनको क्या बोलेंगे, फ्रीडम फाइटर बोलेंगे कि पेट्रियोटिक? फ्रीडम फाइटर भी तो पैट्रियोटिक लोग भी थे। कर्म देखो पैट्रियोटिक नहीं लग रहा, कर्म देखो पैट्रियोटिक लग रहा, फ्रीडम फाइटर तो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, हाँ मैं उसके बिहेवियर से बात कर रहा हूँ, मैं एग्री हो रहा है कि फ्रीडम फाइटर नहीं है, हाँ, तो मेरे को पैट्रियोटिक ही लग रहा है चंद्रशेखर आजाद और देवर तो पैट्रियोटिक बोल सकते हैं। पैट्रियोटिक। तो सही है कि गलत है? सही है, सही है। Freedom fighter भी है ना, because the HSL का manifesto में they wanted freedom. इनके कंपेटिटर में कि तेरा भी ये लोग रह रहे थे, तेरा में गांधी और आम्बेडकर, आम्बेडकर आपको लगता है कि फ्रीडम फाइटर बोल सकते हैं? बोल सकते When he's patriotic, but he sided kind of for a statist person. हैं। देखो कैसे कि एक्चुअली कैसे कि हम ऑल दिस पर्सनालिटीज दे आर द प्रोडक्ट ऑफ देयर टाइम। ये ऐसा है किसी को कुछ है बुरा बोल सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे एक प्रोडक्ट थे, सोशियो इकोनॉमिक प्रोडक्ट थे। तो उनको बनाया गया। तो जो भी चीजें हैं, तो जैसे कि उस टाइम पे कि वो ठीक है कि वो अम्बेडकर एक पर्टिकुलर इंडिया से आए थे, एक अलग सोशल बैकग्राउंड से आए थे, गांधी जी अलग सोशल बैकग्राउंड से आए थे। तो हम उनको ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं ही वाज अलाइनिंग विद द ब्रिटिश, तो कैसे कि they had their own interest, the interest उनके पर्टिकुलर इंटरेस्ट नहीं थे, they had the interest of all the society। एक्चुअली मैं कंसेप्ट क्लियर कर रहा था कि आप बाबा साहब आम्बेडकर को कभी बात पहचानते हैं, वो फ्रीडम फाइटर आप उनको बोल सकते हैं बाबा साहब बोल सकते हैं, because he was also working for the emancipation of the society, particular reason। तो उसको फ्रीडम फाइटर्स बोलते हैं। फ्रीडम फाइटर्स का ऐसा नहीं कि वो इंग्लैंड से ही हमें ये करना है, इंग्लैंड से हमें करना नहीं, कैसे कि बेसिकली ये थे कि इंटरेस्ट ऑफ द डिफेंड, वो भी हमारे लोग थे, वो अलग थोड़ी थे, जो दलित लोग थे वो अलग लोग थे। Many times also, but it was a good question because he also sided with British a lot because he thought that his community will be most likely to be emancipated by British. So more than freedom, because he said that all the working upper class people will write legislation and they will be Lok Sabha. So he thought more of being an English faculty also considered as a very much. They never listened to him. सर अगर हम कंपेरिजन किया जाए भगत सिंह और क्या नाम है आजाद, बाबा साहब आम्बेडकर, बाबा साहब आम्बेडकर को पैट्रियोटिक कभी नहीं बोल बोल सकते क्या? आपकी आपका बोले कि पेट्रियोटिज्म क्या है? इट्स अ मोरल ऑब्लिगेशन टू पर्टिकुलर टेरिटोरी, पर्टिकुलर कम्युनिटी, तो उनको हम पेट्रियोटिज्म बोलेंगे ना। पैट्रियोटिक लोग अक्सर गलत मतलब वायलेंस पैट्रियोटिक अगर धर्म के बारे में कुछ मतलब मारने को पैट्रियोटिक नहीं वो गलत डेफिनेशन है दैट्स इट लाइक दिस इज लाइक अ न्यू मॉडर्न हिंदुइस्टिक डेफिनेशन ऑफ पेट्रियोटिज्म उनको लगता है कि रिलीजन एंड पेट्रियोटिज्म इज टुगेदर बट इट्स सेपरेट राइट देश के नाम पे आवाज मारने को पैट्रियोटिक and it was anti-patriotic. Patriotism is very subjective, right? Like no one can say तुम टैक्सी वाला तो नहीं patriotic हो, you are criminal, but you cannot, one cannot say you are patriotic or not patriotic. अब
लॉ थोड़ा ऐसे people who protested against farmer उन्होंने सबको बोलते कि anti racist government said they are not patriotic they are going to break the law so you are government there are different definitions right Bhagat Singh was called a terrorist by the British nationalists who we call terrorists for them it's a patriotic act they protect their land right जैसे डिफिकल्ट चीजें जुड़ी है ठीक है नेक्स्ट टाइम I guess I